वेरी मच। पूरी कोशिश करिए कि ये रैपिड रिवीजन जो हमारा चल रहा है, ऑडिट के लेक्चर जो चल रहे हैं, इसके बारे में आप इंडिया के कोने-कोने में बात फैलाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स लेक्चर खत्म होने के बाद में, लेक्चर के दौरान आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स ज़रूर करते रहे। आइए दोस्तों, आज भी हमारे काफी सारा हमारा टारगेट है। आज पहले हम 580 हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 11 है एथिक्स, जिसके अंदर थोड़े एथिक्स के बेसिक्स है, ऐसे 210 है। फिर उसके बाद में आपका ऐसे एसक्यूसी 1 है, ऐसे 220 है। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। चलिए दोस्तों, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हम चलते हैं हमारे जर्नी के तरफ। लेट्स गो टू अवर जर्नी। आइए, सबसे पहले ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, उसके ऊपर का प्यारा सा शॉर्ट नोट। अगर प्यारा सा शॉर्ट नोट आता है तो सबसे पहले आप उसका मतलब बताएंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक रिटर्न स्टेटमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से, कभी कभी ये टीसीडब्ल्यूजी की तरफ से भी आता है। इसमें दो चीजें की जाती है। वो कंफर्म करते सर्टेन मैटर्स जो उन्होंने प्रोमिस किए थे ऑडिट शुरू करने के पहले कि चिंता मत करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे। ये प्रोमिस किए थे, कुछ बातें ओरली बोली थी, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग रिटर्न उनके लेटर हेड पे कुछ बातें उनसे लिखवा कर लेते हैं। या फिर कुछ एरिया ऐसे होते सारे सबूत मिलने के बाद में भी हमको और थोड़ा अश्योरेंस चाहिए होता है, तो एज अ सपोर्टिंग एविडेंस हम लोग उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से, टीसीडब्ल्यू की तरफ से, दो चीजों के लिए, टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स which were promised or which were said orally and to support audit evidence of different areas। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है दोस्तों, ये हम लोगों ने देख लिया। दिस वी हैव सीन। अब इसमें क्या आता है वो भी हमने देख चुके हैं। क्या नहीं आता है? मैनेजमेंट अगर बोले कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उन सब के ऊपर हमारी सिग्नेचर है, हमारे स्टैंप है, उसी को आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मान लो, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस है, तो वो अलग से आना चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता हो, प्रूव करता हो। इसीलिए भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने साइन किए होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ने साइन किए होंगे, हम उनको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते क्योंकि हमको तो एविडेंस चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही एविडेंस कैसे बोल दे? भाई जिसने गुनाह किया है, जिस बंदे ने गुनाह किया है, उसकी गवाही थोड़ी मानते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही सपोर्टिंग एविडेंस को ही हम लोग एविडेंस कैसे मान ले? तो दोस्तों आइए, सबसे पहले हम देख चुके हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, उसमें क्या आता है। और कृपया करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आप मत लीजिए। आप फिर बताइए उसके एडवांटेज आप बताइए। आप कभी भी मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यू से कोई भी चीज लिखकर मांगते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लिखकर देते हैं। उनको पता है कि लोग इसको बार बार रेफर करेंगे। ठीक है, इसको बार बार रेफर करेंगे, इसको कोर्ट ऑफ लॉ हर जगह पे बताएंगे, इसलिए सोच समझ के लिखते हैं। इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सोच समझ कर रिलायबल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। अगर हम इसके टाइप्स बोलेंगे तो दो तरह के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मोटा मोटी। पहला होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे उनको कंफर्म करना पड़ता है कि हमने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। उसके बारे में हम देखेंगे। ये कंपलसरी होता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, ये लेना ही लेना पड़ता है हर असाइनमेंट में लेना पड़ता है इसको दोस्तों। ठीक है, इट इज मैंडेटरी। और दूसरा होता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज पर अदर स्टैंडर्ड या फिर एज पर सिचुएशन, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। फिर अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन माना एक ऑडिट एविडेंस है, लेकिन बात समझ लो। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस है, लेकिन ये कभी भी प्राइमरी एविडेंस नहीं होता। कोई एग्जिस्टिंग एविडेंस को ये सपोर्ट करता है। इट इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग एक्टर, इट इज अ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब ये है
जितनी ऑडिट प्रोसीजर हमको परफॉर्म करनी थी वो परफॉर्म करनी पड़ेगी, जितना एविडेंस हमको लेना था वो एविडेंस हमको लेना पड़ेगा। इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एनी ऑडिट प्रोसीजर, इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एनी ऑडिट एविडेंस, ठीक है। इट कैन ओनली सपोर्ट एग्जिस्टिंग ऑडिट एविडेंस, आखिरी में इसको लेते हैं एज सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। तो ध्यान रखना, इसका मिसयूज मत करे। इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, रिड्यूस एनी ऑडिट प्रोसीजर, एनी ऑडिट एविडेंस। After doing everything, it is taken at the end as a supporting audit evidence. तो आइए दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, डेफिनेशन हम लोग समझ ले, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, इसकी वजह से फायदा क्या होता है वो हम समझ गए। दो तरह के होते हैं, एक कंपलसरी होता है और एक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होता है। और आप प्लीज आप इसका मिसयूज मत करिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहला शॉर्ट नोट रिटन रिप्रेजेंटेशन का खत्म हो गया दोस्तों। आइए अब जो हमने बोला कि एक रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैंडेटरी है दोस्तों, ये लेना ही लेना है हर ऑडिट असाइनमेंट में। हर ऑडिट असाइनमेंट में ये पर्टिकुलर रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना ही लेना पड़ेगा। तो आप पहले बताएंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। इसमें लोग क्या लिख के देते हैं, मैनेजमेंट को हम बोलते हैं लिख कर दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी थी और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनवाया एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो आपने इसको इस तरीके से बनाया है कि इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। दोस्तों ये आपको लिख के देना पड़ेगा, फिर आपको फिर और लिख कर दो, ठीक है, कि ऑडिट में हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी अबाउट इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। और अश्योर करते हैं हमने ये पूरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबकी प्रॉपर अकाउंटिंग भी की, कंप्लीट अकाउंटिंग की, कुछ भी नहीं छूटा। मतलब भाई दो चीजें बता रहे हैं, एक तो आपको पूरी जानकारी भी दी और पूरी अकाउंटिंग भी किया, एक भी चीज छूटा नहीं है। कंप्लीटनेस, देखो कंप्लीटनेस चेक करना बहुत मुश्किल होता है, कब कौन सा ट्रांजैक्शन लोग गायब कर दे पता ही लगता, ठीक है, पता ही नहीं चल सकता है। इसीलिए उसके ऊपर भी लेते हैं भाई कि सारी जानकारी आपको बताई भी और बताने के बाद उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग भी की। इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों, ठीक है, जनरली इसका डिस्क्रिप्शन एक की पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 210 के अंदर, ऐसे 210 के अंदर एंगेजमेंट लेटर साइन होता है। एंगेजमेंट लेटर के अंदर दो सबसे बड़ी बातें होती है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है और ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, और वो एंगेजमेंट लेटर में जो ऑडिट के शुरुआत में बनता है, डिटेल में डिस्क्राइब्ड होता है, डिटेल में डिस्क्राइब होता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके अंदर एक की पैराग्राफ होता है, उसके बारे में लिखा था। जनरली ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम लोग सिर्फ की पैराग्राफ लेते हैं, सिर्फ की पैराग्राफ लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन कभी कभी हमको ये डिटेल में लिखवा कर लेना पड़ता है, कुछ सर्कमस्टांसेस में हमको इसको डिटेल में लिखवा कर लेना पड़ता है। कहां पे, कभी कभी हमको रिकन्फर्म करना पड़ता है, डिटेल में लिखवा के लेना पड़ता है, वहां पे शॉर्टकट है मिस सीपीटी, ठीक है। मिस सीपीटी बोल रही है सर फिर से रिपीट कर दो, डिटेल में हमको बताओ। तो एम स्टैंड फॉर, जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, सपोज मिसअंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, मैनेजमेंट ऑडिटर से फ्रॉड रिपोर्ट मांग रहा है, ठीक है, टैक्स रिपोर्ट मांग रहा है, टैक्स कंसल्टेंसी मांग रहा है। भाई साहब आपको कुछ कंफ्यूजन है आपकी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारियों को लेकर, आइए मैं डिटेल में आपको बताता हूं मेरी क्या जिम्मेदारियां है, ठीक है, आपकी क्या जिम्मेदारियां और मेरी क्या जिम्मेदारियां है, और आप मुझे कंफर्म करिए कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। डिटेल में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख कर दीजिए। अगर अंडरस्टैंडिंग के आसार है तो ऑडिटर बोलता है भाई साहब रिटन रिप्रेजेंटेशन में आपकी जिम्मेदारी डिटेल में लिख कर दीजिए। फिर सी स्टैंड फॉर सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं। जब ऑडिट की शुरुआत हुई थी तो ये एक कंपनी थी, अब एमालगमेशन में दो कंपनियां मिलकर दो कंपनियां हो चुकी है। एक काम करिए आपकी जिम्मेदारियों को फिर से हमको डिटेल में कंफर्म कर दीजिए। फिर पी स्टैंड फॉर, भाई जिन लोगों ने एंगेजमेंट लेटर पिछले साल साइन हुआ था, एंगेजमेंट लेटर 1 साल 2 साल पहले साइन हुआ था, उसमें काफी समय हो गया है, आप आपकी जिम्मेदारी को भूल गए होंगे, डिटेल में फिर से कंफर्म कर दीजिए। चेंज इन द टीम, जो सीईओ सीएफओ थे जिन्होंने इसको साइन किया था,
जो सीईओ सीएफओ थे जिन्होंने इसको साइन किया था वो आज बदल चुके हैं, नए लोग आ चुके हैं। जो नए लोग आ चुके हैं, भाई डिटेल में आपकी क्या जिम्मेदारी है आप कंफर्म कर दो। लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत आसान है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बताएंगे हर ऑडिट में इट इज मैंडेटरी, ऑडिटर के लिए मैंडेटरी है टू आस्क फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें लिखा रहेगा they will have to confirm that yes, it is their responsibility to prepare financial statements as per applicable framework. If it's a fair presentation framework, it should be prepared in such a manner to give true and fair view. Yes, उनको बोले confirm करो that you have given all the information and explanation which was there. You have not kept anything hidden. Plus, you have ensured that everything is accounted, everything is complete, nothing is left out. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी जिम्मेदारी लो और पूरी जानकारी देना और अकाउंटिंग करने की भी जिम्मेदारी लो। डिस्क्रिप्शन में हम लोग की पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं और कभी कभी डिटेल में लिखवा कर लेते डिस्क्रिप्शन। मिस सीपीटी, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अगर सी फॉर सर्कमस्टांसेस बदल गए, पी फॉर पिछले सालों में एंगेजमेंट साइन किया था, बहुत समय हो गया, भूल गए होंगे, डिटेल में लिखवा लो। टीम चेंज हो गई है, फिर डिटेल में लिखवा लो, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉइंग इट, ठीक है, यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉइंग इट। बिल्कुल बिल्कुल एक साथ हम लोग भयंकर फोड़ने वाले दोस्तों। आइए अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बता दूं, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कोई कंपलसरी नहीं होते, मैंडेटरी नहीं होते। इट मे कम एज पर ठीक है, इट मे कम as per other essays, ठीक है, as per other essays require the auditor to request written representation। अलग अलग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ऐसे 500 बोलता है कि मैनेजमेंट के इंटेंशन के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। 501 बोलता है लिटिगेशंस और क्लेम्स के लिए आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। 560 बोलता है कि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। 570 बोलता है गोइंग कंसर्न के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। Other written representation depends on the situation. It may be required by other essays. Example में 500, 501, 560, 570 शुरुआत के दो, आखिरी के दो, ठीक है। Other than essays, ठीक है, even if it is not specified in essays, as per situation and circumstances, situation और circumstances को देखकर हम लोग अलग अलग चीजों को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। हम लोग ब्रांड वैल्यूएशन के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं एंड सो ऑन। उन्होंने एग्जांपल्स दिए, ठीक है, एग्जांपल्स दिए। लेट्स प्लान क्लैट, ठीक है, लेट्स प्लान क्लैट भाई हमने मैनेजमेंट को बोला हमको अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बोले हम क्लैट एग्जाम देकर आएंगे। ऐसे याद रखने के लिए दोस्तों, ठीक है, हम लोग क्लैट एग्जाम देकर आएंगे, ठीक है, हम लोग क्लैट एग्जाम देकर आएंगे दोस्तों, ठीक है, क्लैट एग्जाम देकर आएंगे, ऐसा आप ही बोलो। प्लान्स और इंटेंशंस, ठीक है, ऐसे 570 के अंदर गोइंग कंसर्न को प्रोटेक्ट करने के लिए, मटेरियल अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए जो मैनेजमेंट के प्लान होते हैं, वो प्लान एडिक्वेट है, वो फीजेबल है, कंपनी उससे बच जाएगी, गोइंग कंसर्न वैलिड रहेगा, इस चीज को हम लिखवा कर ले सकते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। प्लान्स और इंटेंशंस मैनेजमेंट के क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके गोइंग कंसर्न के, मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स और इंटेंशन के लिए हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा कर ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 570 के अंदर गोइंग कंसर्न को बचाने का प्लान क्या है। फिर क्लैट देने भाग गए लोग दोस्तों। नाउ C stand for compliance of law rules regulation। हम इनको बोल सकते हैं, लिख कर दो कि भाई साल भर आपने सभी तरह के लॉ रूल्स रेगुलेशंस का पूरा कंप्लायंस किया है, ठीक है, एस्पेक्ट लॉ रूल्स रेगुलेशन सारे अग्रिम पूरा कंप्लायंस किया है, और अगर नॉन कंप्लायंस हुआ भी है कभी तो ऑडिटर को इसकी पूरी जानकारी दी है, ये भी लिखवा कर ले सकते हैं अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में। L stand for liabilities and convenience।
लिख कर दीजिए, इतनी ही लाइबिलिटीज है, इतनी ही लाइबिलिटीज है, इतनी ही कंटिजेंसीज है, पूरा कंप्लीट है, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जितने अमाउंट पे बुक्ड है वो अमाउंट भी सही है, लाइबिलिटीज और कंटिजेंसीज के लिए। देखो वर्ड टू वर्ड तो याद करना नहीं है, मुद्दे को पकड़ना है और उसके बारे में हमको लिखना है। देन ए स्टैंड फॉर असर्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असर्शंस के दोस्तों ब्रॉड मतलब होता है all the information which is given directly indirectly through financial statement, all the information which is given directly indirectly through financial statements called assertion। इसको ब्रॉड असर्शन ही बोलते हैं। स्पेसिफिक मतलब भी हम जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन तरह का डेटा होता है, ट्रांजैक्शन, बैलेंस और डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शन के असर्शंस होते हैं, बैलेंसेस के असर्शन होते हैं, डिस्क्लोजर के असर्शंस होते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी आइटम में आपको अगर ऐसा लगता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद में आपको और सपोर्ट की जरूरत है, तो आप किसी भी असर्शन के लिए अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। दोस्तों टी स्टैंड फॉर टाइटल, टाइटल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एसेट। बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, बिल्डिंग्स, मशीनें होती है, सब कुछ चेक करने के बाद में, क्योंकि बहुत हेवी एसेट्स है, बोलते प्लीज कंफर्म करिए कि टाइटल इसका आपके ही नाम पर है, टाइटल अनडिस्प्यूटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने मैनेजमेंट से जब अदर रिटर्न रिपेंड मांगा तो वो बोले चिंता मत करिए, ठीक है, क्लैट एग्जाम देख रहे हैं, दे आर प्लानिंग फॉर क्लैट एग्जाम। पी स्टैंड फॉर उनके प्लान्स और इंटेंशंस का रिप्रेजेंटेशन देना। सी स्टैंड फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ रेगुलेशन का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना। एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज और कंटिजेंसी का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना। ए स्टैंड फॉर असर्शंस, कोई भी असर्शन का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना। टी स्टैंड फॉर टाइटल ओवर कंट्रोल ऑफ द एसेट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स का, ओनरशिप का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना। आइए दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा हम और भी एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर तो हमने लिया ही, ठीक है, एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और ले सकते हैं। एग्जांपल के बोले, जितना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बोला उसके अलावा उससे कनेक्टेड और बातें लिखवा कर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे लिख कर दीजिए कि मैनेजमेंट साल भर में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो भी शॉर्टकमिंग्स थी, जो भी डेफिशिएंसीज थी, फिर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो कि अदर डेफिशिएंसी हो, आपने सब कुछ हमको टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट किया। जितना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेते हैं उसके अलावा एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आपने हमको सारी डेफिशिएंसी को बताया, कुछ भी नहीं छुपाया, ये भी आप लिखकर ले सकते हो हमसे, हम उनसे लिखकर ले सकते, भाई लिख कर दे दो, ठीक है। अब तो भाई आपको याद रखना है, अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर एसेस भी हो सकते हैं, अदर देन एसेस भी हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स है। जितना हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोला उसके अलावा और भाई जैसे और भी चीजें लिखवा कर ले सकते हैं उससे कनेक्टेड, जैसे इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज आपने हमको पूरी बताई, कुछ भी नहीं छुपाई, ये भी उनसे लिखवा कर ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक आखिरी है मैनेज, और देखो ये फीचर रहा है ऐसे के अंदर, पहले वो प्रिंसिपल बताते और एक एक पॉइंट को और डिस्कस करते। हम ऊपर ये भी पढ़कर आए थे कि मैनेजमेंट के क्या प्लान्स और इंटेंशंस है अलग अलग चीजों को लेकर, उसका हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। अब उसी को और डिटेल में बता रहे, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या क्या बातें आप समझाओगे। सबसे पहले आप बताओगे मैनेजमेंट इंटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजमेंट इंटेंशन ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जम्मू एंड कश्मीर में फ्लैट खरीदा, ठीक है, इंदौर में फ्लैट खरीदा, कन्याकुमारी में फ्लैट खरीदा, आपने 3 फ्लैट खरीदे 2-2 करोड़ के। जम्मू एंड कश्मीर का इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि आप फ्यूचर में उसकी वसूली करना चाहते हो। इंदौर में जो है वो आपके फैक्ट्री के बाजू में, ताकि आपके एम्प्लॉइज आराम कर सके, वो आपका फिक्स एसेट है, हेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। और कन्याकुमारी में आपका फ्लैट का ट्रेडिंग का बिजनेस है, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड होगा। मैं ये बोलना चाहता हूं मैनेजमेंट इंटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंजेस बिकॉज ऑफ इट, आप उसको बताएंगे। अब इंटेंशन को चेक करने का बेस्ट तरीका होता है दोस्तों इंक्वायरी, पूछताछ। सीधा मैनेजमेंट को, जो सबसे नॉलेजेबल लोग हैं उनको पूछो कि ये ट्रांजैक्शन करने का, ये एक्टिविटी करने का आपका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन। लेकिन जो भी वो आपको बोलेंगे, ठीक है, हम उसको कोरैबोरेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, मैच करेंगे पास्ट से। पास्ट में अगर आपने बोला था कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म है, तो ऐसा हुआ कि नहीं, प्रेजेंट में क्या रीजन है ऐसा ट्रांजैक्शन करने के, क्या वैलिड जस्टिफाइड रीजंस आपके पास है, क्या फ्यूचर में आप सही में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर पाओगे क्या। हमको दिख रहा है कि 4 महीने बाद आपको पैसों की सख्त जरूरत पड़ने वाली, पैसा कम पड़ने वाला है, तब तो आपको इन्वेस्टमेंट बेचना ही पड़ेगा।
इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी जो आप बोल रहे हैं, जो और आपके जो एक्शंस है और डॉक्यूमेंट्स है, उनमें कहीं इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। सबसे आखिरी में हम बोलते भाई सब कुछ तो हमने आपसे पूछताछ कर ली, आपने जो बोला उसको पास्ट से मैच कर लिया, पास्ट डेटा से मैच कर लिया, प्रेजेंट रीजन से हम लोगों ने मैच किया, फ्यूचर एबिलिटी से मैच कर लिया, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है वो भी देख लिया, लेकिन अब आपके लेटर हेड पे आपके जो भी प्लान्स और इंटेंशन है उसके डिटेल में आपके क्या प्लान इंटेंशन और क्यों है ये आप हमको लिख कर दे दो। रिटन रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर मैनेजमेंट इंटेंशंस एंड फ्यूचर प्लान्स। पहले आप उसका इंपॉर्टेंस बताओगे, फिर आप बताओगे हम पूछताछ करके इंटेंशन निकालेंगे, जो भी इंक्वायरी से रिस्पॉन्स मिलेगा उसको 4 चीजों से मैच करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आखिरी में रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे। ये हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऐसे 500 हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे 500 हम लोगों ने पढ़ा था, और ऐसे 500 में हम लोगों ने इंक्वायरी पढ़ी थी, तब भी ये बात आई थी कि मैनेजमेंट के रिटन रिप्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए इंक्वायरी ही काम आती है, और आखिरी में वहां पर भी हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते दोस्तों। आइए, अभी हम लोगों ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का शॉर्ट नोट देख लिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख लिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए, एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहां ले सकते हैं वो देख लिया, इंटेंशन को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं उसकी भी हम लोगों ने बात करी दोस्तों। अब आइए, किससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, फॉर हुम, ठीक है, किससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए, फ्रॉम हुम वी शुड टेक इट, किससे लेना चाहिए। हमेशा वी शुड टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पीपल हु आर नॉलेजेबल, जिसको उस एरिया का पूरा नॉलेज हो और जिसके पास में अथॉरिटी हो कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। वी शुड ऑलवेज टेक इट। देखिए दोस्तों, जो बाजू में मैं लिख रहा हूं ना वर्ड्स, ये अमृत है, अमृत। ये आपके चार्ट से ही निकल कर आए हैं, ये आपके चार्ट से ही निकल कर आए, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक एक दो दो वर्ड को याद रखना आसान है, उसको एक्सपांड करके लिखना पड़ता है। तो आप बोलेंगे हमेशा नॉलेजेबल बंदे से लेना चाहिए, और ऐसे बंदे से लेना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी है कि वो कंपनी के बिहाफ में बात कर सके, कंपनी के बिहाफ में बोल सके। अब जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, किससे लेना चाहिए, ऐसे लोगों से लेना चाहिए जो फाइनेंशियल, जो अकाउंटिंग प्रोसेस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जिनके पास में इसका पूरा नॉलेज था। जनरली ये मैनेजमेंट के लोग होते हैं, सीईओ और सीएफओ। सीईओ और सीएफओ बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, कनेक्टेड होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन से, उनको हर चीज का नॉलेज होता है, उनको हर चीज का नॉलेज होता है। जनरली हम लोग इन्हीं से लेते हैं, ऐसे लोग जो इन्वॉल्व है, और ये सीईओ सीएफओ होते हैं। कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सोसाइटी में, ट्रस्ट में, ऐसा देखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइजेशन का करने का काम टीसीडब्ल्यूजी करता है, दोष चार्ज विद गवर्नेंस, दोष चार्ज विद गवर्नेंस करता है दोस्तों। तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में दोस्तों हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दोष चार्ज विद गवर्नेंस, गवर्नेंस से लेंगे। भाई जिसकी लाठी, ठीक है, उसकी बिन। ऐसा है भाई कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज आप कर रहे हो, आपके पास पूरा नॉलेज है, तो आपसे ले लेंगे। जनरली मैनेजमेंट से लेते हैं, तो आप बोलिए नॉलेजेबल लोगों से लिया जाता है, आप बोलिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसे लोगों से जो इन्वॉल्व हो, सीईओ सीएफओ होते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी टीसीडब्ल्यूजी भी होते हैं। अब इसमें एक बहुत प्यारी चीज, कभी कभी जो टॉप के लोग होते हैं, सीईओ सीएफओ, वो ऐसा बोलते हैं, देखिए ग्राउंड लेवल पर हर छोटी मोटी चीज हमने नहीं की है, सारे कैलकुलेशन हमने नहीं किए हैं, सारी अकाउंटिंग हमने नहीं की है, हमको पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पूछताछ करनी पड़ेगी अपने स्टाफ से, हमको एक्चुअली से पूछना पड़ेगा उसने एक्चुअल वैल्यूएशन कैसे किया, इंजीनियर से पूछना पड़ेगा उसने यूजफुल लाइफ कैसे निकाली, इंटरनल काउंसिल, लीगल काउंसिल से पूछना पड़ेगा कि केस में क्या होने वाला है, उनसे बातचीत करके चीजों को समझकर उनके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर देंगे। और जब लिख कर देंगे ना, तो ऐसी लैंग्वेज करेंगे, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन बाय एक्चुअरीज, as per information given by engineers, as per information given by internal counsel, we confirm so and so, so and so, so and so। इसको कंडीशनल लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों, इसी को क्वालिफाइंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्वालिफिकेशन का इंग्लिश मतलब क्या होता है, क्वालिफिकेशन का इंग्लिश मतलब कंडीशनल होता है, इट इज कंडीशनल। तो हम लोग एक कंडीशनल, हम लोग यहाँ पे एक कंडीशनल, ठीक है, बहुत सी बार टॉप मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं हमको इंक्वायरी करनी होगी, पूछताछ करनी होगी एक्चुअली, फिर इंजीनियर्स और इंटरनल काउंसिल्स, लॉयर से,
और फिर हम क्वालिफाइंग कंडीशनल लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है, कि सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम वी आर कंफर्मिंग सो एंड सो थिंग। क्या ऑडिटर इसको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। हमारा खुद का ओपिनियन कंडीशनल होता है, तो आप बताएंगे कभी कभी इंक्वायरी करनी पड़ती है, बिल्कुल करिए। क्वालिफाइंग लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों शॉर्ट नोट देख लिया, रिटर्न रिप्रेजेंट के बारे में देख लिया, अदर के बारे में देख लिया, किससे लेना उसके बारे में देख लिया। देने के पहले बहुत बार ये लोग इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद में क्वालिफाइंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कंडीशनल लैंग्वेज यूज करते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो अति अति में मजा आ रहा है। बहुत प्यारा फ्लो बन रहा है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट्स निकल के आ रहे हैं। आई एम लविंग इट, आई होप यू गाइज आर आल्सो लविंग इट, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मिलेगा, ठीक है, वो कब लेना है, कब लेना है। डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कौन से दिन तक हम लोगों ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ले लेना चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ ऑडिट एविडेंस, ऑल द ऑडिट एविडेंसेस शुड बी कलेक्टेड बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। इसलिए पहली बात, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहली बात, डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन शुड बी बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। इट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल। साइनिंग के जितने नजदीक हो सके उतना नजदीक लीजिए। अगर आप 15 अगस्त को रिपोर्ट साइन कर रहे हैं तो 10 अगस्त हो सकता है, 10 अगस्त की डेट पे आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो। क्यों ऐसा रीजन है, क्यों नजदीक से नजदीक होना चाहिए? हम लेटेस्ट से लेटेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं। लेटेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या सच्चाई है, क्या बात है, वो हम ले आते हैं, लेटेस्ट लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सब्सिक्वेंट इवेंट्स कवर हो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और अच्छे से अच्छा कवरेज हो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। इसलिए हम लोग उसको जितना लेट हो सके उतना लेट लेते हैं, एज नियर एज पॉसिबल। तो कब लेना है, कब लेना है वो देख लिया, और ऐसा क्यों है वो देख लिया। देखो बहुत इंटेलिजेंटली नंबर दिया है, 1 और 1A, 1 और 1A, दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। कितने साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेते हैं? जितने साल पे ओपिनियन दोगे उतने साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेंगे। प्रोस्पेक्टस में हम लोग करंट ईयर प्लस 5 साल के ऊपर ओपिनियन देते हैं, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से करंट ईयर प्लस 5 सालों का लेंगे। अगर 2 साल पे ओपिनियन देंगे तो 2 साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, 1 साल पे ओपिनियन देंगे तो 1 साल का लेंगे। ऐसे 710 में हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे 710 में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच होता है जिसमें 2 साल पे ओपन देना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच होता है जिसमें सिर्फ करंट ईयर पे ओपन देना पड़ता है। तो हम लोग जितने साल कवर करेंगे, जितने साल को इंट्रो ओपन में रेफर करेंगे, उतने साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम जरूर लेंगे। कभी अगर आप प्रायर पीरियड आइटम है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम चीजों को उसके लिए भी लेते हैं। अब आगे पिछले साल को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात है, पिछले साल को लेकर इंटरेस्टिंग बात है। पिछले साल जब ऑडिट हुआ था तो पिछले साल को लेकर सपोज ऐसा है कि हमको 2 साल पे ओपन देना पड़ता है, मतलब करंट ईयर पे भी देंगे और लास्ट ईयर पे भी ओपन देंगे। अब मजे की बात यह है, जब लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ था तो हम लोगों ने लास्ट ईयर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया था। लास्ट ईयर हम लोगों ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया था, वी ऑलरेडी डन दैट। क्या हम फिर से लेंगे? बिल्कुल। अब इस साल हम करंट ईयर के साथ साथ लास्ट ईयर पे ओपन दे रहे हैं, लास्ट ईयर पे डबल ओपन दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग लास्ट ईयर पे डबल ओपन दे रहे हैं तो मैनेजमेंट को ही बोलेंगे कि आप वापस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, रीअफर्म करो, रिकंफर्म करो। क्यों? हमको लेटेस्ट कंफर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, एज ऑन टुडे इंफॉर्मेशन चाहिए। भले ही आपने लास्ट ईयर के लिए लास्ट ईयर में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया होगा, आप इस साल वापस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेंज हो सकता है। जो मैनेजमेंट है पिछले साल का इस साल का चेंज हो गया, और मैनेजमेंट आपको बोले, ये केस स्टडी में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। मैनेजमेंट आपको बोले भाई हम तो थे ही नहीं, हम आपको कैसे दे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो आपका प्रॉब्लम, आपकी कंपनी है, आपको चलाना है, मुझे पिछले साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आप चेंज हो गए, उसमें मैं क्या करूं?
आप जाके रिसर्च करो, आप सभी बातों को फिर से समझो, डिटेल में जाओ और आप पिछले साल को लेकर भी मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। चेन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमको फर्क पड़ता है। तो आप सबसे पहले, बहुत सिंपल दोस्तों, डेट एंड पीरियड के बारे में आपको मोटा मोटी दो ही मुद्दों पे बात करनी है। डेट होनी चाहिए रिपोर्ट साइन करने से पहले एज क्लोज एज पॉसिबल, और आपको इसके अंदर, ठीक है, करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए रीजंस क्या है। जितना पहले होगा, बिकॉज इज ऑडिट एविडेंस, पहले होना चाहिए, इतना क्लोज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले, सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स कवर हो। दूसरा, कितने साल कवर करेंगे, जितने साल पे आप ओपिनियन दोगे उतने साल हम कवर करेंगे, ठीक है। प्रायर पीरियड के ऊपर क्या फिर से मांगेंगे? बिल्कुल फिर से मांगेंगे भाई साहब। हम अगर पिछले साल पे ओपिनियन दे रहे हैं तो वापस आप पिछले साल पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लीजिए हमेशा, ठीक है। और चेंज से आपको फर्क पड़ेगा भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप गाइज यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉइंग। कभी कभी हम लोग जाते हैं मैनेजमेंट के पास में, मैनेजमेंट के पास हम लोग जाते हैं और मैनेजमेंट को बोलते हैं, भाई साहब मैनेजमेंट, प्लीज हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप दे दो ना यार, प्लीज गिव रिटर्न रिप्रेजेंट टू अस। वो मना करते हैं। अगर मना करेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे, भाई साहब पूरी दुनिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देती है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के हिसाब से रिक्वायर्ड है, कोई भी बुरी बात नहीं है, प्लीज ये दे दीजिए ना, ठीक है। अगर वो बार बार नहीं दे रहे तो हमको इनके ऊपर शक होता है। वी री इवेल्युएटेड, री थिंक अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, कि ये दाल में कुछ काला है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, ये लोग भरोसेमंद लोग हैं कि नहीं, इन पे विश्वास करें कि नहीं, इसके बारे में हम सोचते हैं। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। हो सकता है हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना शुरू कर दे, एक्सटर्नल एविडेंस हम लोग इकट्ठा करना शुरू कर दे, और अगर हमको ऐसा लगता है कि इनसे ऊपर हमको विश्वास कम हो रहा है, सबूत की कमी है, तो हम हो सकता है ओपिनियन पे भी इंपैक्ट ले ले, हो सकता है हम विड्रॉ भी कर दे। ये सारी चीजें पॉसिबल है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो मना करोगे तो आराम से बैठ के चाय पे चर्चा करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। बार बार मना करोगे तो आप पे शक होगा। वी विल री इवैल्यूएट द इंटीग्रिटी, और ये सिचुएशन देखने के बाद हमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। We will have to take appropriate action. It can be alternative audit procedures, it can be more audit evidence, ठीक है, it can be external audit evidence, it can be modifying the report, it can be withdrawal also, कुछ भी हो सकता है। आइए दोस्तों, ठीक है, फॉर्म ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये एक लेटर के फॉर्म में होता है। मैनेजमेंट के लोग एक लेटर लिखते हैं ऑडिटर को, लेटर के फॉर्म में होता है, विच इज एड्रेस टू ऑडिटर, खास ऑडिटर के लिए होता है कि हम आपके लिए ये बातें कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने किसी लॉ के हिसाब से पब्लिक स्टेटमेंट बहुत सारी बातें कंफर्म कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कंफर्म कर दिया, ऑल द इंफॉर्मेशन कंफर्म कर दिया, कंप्लीटनेस कंफर्म कर दिया, बहुत सारी बातें अगर कंफर्म कर दी है, ठीक है, किसी लॉ के अंदर पब्लिक स्टेटमेंट देकर, तो पब्लिक में हम भी आते हैं, वो बातें आपको फिर से लिखवा के लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो बातें होती है वो आप लिखवा कर ले लीजिए। सही बात है यार, 100 में से 70 चाहिए तो बोल ही चुका है, ये पब्लिक स्टेटमेंट दे ही चुका है, पब्लिक में तो हम भी आते हैं, मतलब हमको भी बोल चुका है। बाकी जो बची 30 बातें हैं उसके लिए हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, विल टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आइए, कभी कभी हमारे मन में शक पैदा होता है, हमारे मन में शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है रिटर्न रिप्रेजेंट को लेके। आइए, सबसे पहले आप बताएंगे, sometimes there is a doubt over reliability of written representation, क्यों? because of integrity of the people। हमको लगता है ये ऑनेस्ट लोग नहीं है, सच्चे लोग नहीं है, झूठे लोग हैं, इनकी हिस्ट्री बहुत खराब है, बहुत झूठ बोल रहे लोग, या फिर इनके पास में कॉम्पिटेंस नहीं है, ये नालायकों के पास में नॉलेज और स्किल्स ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, ये कैसे कंफर्म करेंगे चीजें, कैसे WR देंगे, या फिर अरे भाई CFO कल अपॉइंट हो, उसने आज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सी बार हमारे मन में डाउट होता है, बहुत सी बार हमारे मन में डाउट होता है, ठीक है, रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम हो, या उससे कम कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है दोस्तों, या फिर उससे भी कम डिलीजेंस में प्रॉब्लम है, डिलीजेंस में प्रॉब्लम है। ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में दोस्तों हम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो चेक रिलायबिलिटी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सही में रिलायबल है क्या, उसके अंदर जो बातें लिखी है इसको हम कोलैबोरेटिव ऑडिट एविडेंस से मैच करके देखते हैं कि क्या ये सही में सच्ची बातें हैं, रिलायबल बातें हैं, भरोसेमंद बातें, ये हम देखते। डाउट आने पर क्या करो, एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो और एविडेंस इकट्ठा करो और कंफर्म करो कि रिलायबल है कि नहीं। अगर रिलायबल ना निकले तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, जो हम डिस्कस करके आए। अप्रोप्रिएट एक्शन के अंदर ऐसा हो सकता है कि हम लोग अल्टरनेटिव एविडेंस परफॉर्म करें, एक्सटर्नल एविडेंस पे हम और भरोसा करें, ठीक है, या फिर हम मॉडिफाई करें रिपोर्ट या विड्रॉ कर दे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा।
डाउट आएगा तो एडिशनल ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके रिलायबिलिटी कंफर्म करेंगे, और रिलायबिलिटी में दिक्कत होगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें और एक सेम लाइंस पे इनकंसिस्टेंसी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला है लेकिन ये क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो बातें बोली है वो इंश्योरेंस के पॉलिसी से मैच नहीं होती, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से मैच नहीं होती, वो कोर्ट के ऑर्डर से मैच नहीं होती, चीजें मैच नहीं हो रही है दोस्तों, इनकंसिस्टेंसी है। फिर हम लोग एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि भाई ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई सच क्या है, कौन सही है, कौन गलत है और डिफरेंस क्यों है, इज डिफरेंस जस्टिफाइड। अगर हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, और हमको अब लग रहा है कि यार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, वापस टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। हम इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, हम वापस सोचेंगे कि क्या सही में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल है क्या, और अगर लगता है नहीं तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेक ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, गेट एक्सटर्नल एविडेंसेस, मॉडिफाई, विड्रॉ, ऐसा हो सकता है। आप देखिए दोस्तों, डाउट आने पर 3 स्टेप का प्रोसेस है, इनकंसिस्टेंसी पे भी वैसे ही सिमिलर 3 स्टेप का प्रोसेस है, सब में आखिर में यही है, अगर चीजें रिलायबल नहीं है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। अगर आप ऐसी हेडिंग देखकर 3 पॉइंट ऐसे समझा दे, 3 पॉइंट ऐसे समझा दे, तो आपका 1.5 पेज का आंसर रेडी हो जाता है और आपको मजा आ जाएगा 1.5 पेज के अंदर, ठीक है। आइए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार ये नया जोड़ा गया, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, कैमरा नाराज हो गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट में वापस आ जाएगा। अब आप लेकिन आकाशवाणी को बिल्कुल चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करते दोस्तों, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्क्लेमर देना होगा, डिस्क्लेमर देना होगा, ठीक है। 2 सिचुएशन में डिस्क्लेमर देना होगा। देखिए मैंने 1 और 2 ऐसा मार्क किया है, 1 और 2 ऐसा हमने मार्क किया है। क्या मार्क किया मैंने, आइए देखिए, ठीक है। आइए देखिए क्या बोला है मैंने। अगर मैंने ऐसा बोला है कि अगर मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 1 देखिए, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। कौन सा रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतना बड़ा वाला, इतना इंपॉर्टेंट वाला, मैंडेटरी वाला रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर हम डिस्क्लेमर, इतना बड़ा तुम रिटर्न नहीं दोगे तो डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर डाउट है इंटीग्रिटी पे, और हमको लगता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला दिया है वो रिलायबल नहीं है, डाउट अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट सच दैट रिटर्न रिप्रेजेंट अबाउट मैनेजमेंट फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कंप्लीटनेस आर नॉट रिलायबल। भाई एक तो इंटीग्रिटी में डाउट है, और वो डाउट की वजह से हमको डर लग रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने बराबर बनाए कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। वापस डिस्क्लेमर, वापस ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। रिटर्न, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, कौन सा वाला, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, ठीक है। इंटीग्रिटी पे डाउट है, अब हमको इंटीग्रिटी की वजह से डाउट है किसके ऊपर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में एक ही बात बोली है कि सबसे मैंडेटरी वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो भाई हम हाथ खड़े कर देंगे, हम तो डिस्क्लेमर की तरफ चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। टारगेट क्या है, पहला तेरा टारगेट है कि तू मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समय समय पर जरूरत पड़ने पर अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले, और कभी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते या फिर रिटर्न रिलायबल नहीं है, तो बराबर स्टेप्स लेना, एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना। दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, दोस्तों बने रहिए, मजे लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत लेक्चर एक्सटेंड करें ताकि हमारा चैप्टर नंबर 11 खत्म हो जाए। जस्ट मिनट गाइस। ओके, आइए दोस्तों, तो एथिक्स, अगर ये चैप्टर की मैं बात करूं तो पहला पार्ट है एथिक्स, उसके पार्ट है 210,
उसके बाद है SQC1 और उसके बाद है ऐसे 220। ऐसे इसके 4 पार्ट है। बहुत 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 सिंपल है। नए कोर्स में चैप्टर की एंट्री हुई, नए कोर्स में चैप्टर की एंट्री हुई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इससे फुद्दू चैप्टर नहीं भाई, इससे सिंपल चैप्टर नहीं दोस्तों। सबसे पहले केस स्टडी मैंने कट किया, बस केस स्टडी एक सिचुएशन बना के रखी हुई है और इस सिचुएशन के अंदर इस चैप्टर का नॉलेज एप्लीकेबल होता है और कुछ भी नहीं। जो पहला पार्ट है एथिक्स का दोस्तों, आइए एथिक्स के ऊपर कभी किसी ने शॉर्ट नोट पूछ लिया, जो मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट पूछने के चांसेस बहुत कम है। अगर किसी ने शॉर्ट नोट पूछ भी लिया तो आप क्या बताओगे, व्हाट डू मीन बाय एथिक्स? एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो हमको बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड हमको बताते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? प्रोफेशनल एथिक्स ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हमको बताते हैं कि प्रोफेशन के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। चार्ट अकाउंटेंट्स में प्रोफेशनल एथिक्स कहां पे लिखे हुए? कोड ऑफ एथिक्स। एक कोड ऑफ एथिक्स की बुक है, कोड ऑफ एथिक्स की बुक है, वहां पर हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स में है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो बात करते हैं 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ये लोग बात करते हैं, 5 एथिकल प्रिंसिपल्स की ये लोग बात करते हैं। और हम लोग तो ये बात समझ क्या है, ठीक है? सीबीआई ऑफिस, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, सी फॉर कॉम्पिटेंस, बी फॉर बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी। भाई ये 5 प्रिंसिपल्स है, वही 5 प्रिंसिपल्स की बात यहां पर भी बोली है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? प्रोफेशनल एथिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल रहना। अगर हमारे ऑडिटर्स और उनकी टीम एथिकल रहेंगे तो वो लोग ईमानदारी से काम करेंगे, क्वालिटी ऑडिट करेंगे, अच्छा काम करेंगे, रिलायबल रिपोर्ट बनेगी। रिलायबल रिपोर्ट बनेगी तो लोग इस पे भरोसा करेंगे, हमारे ऊपर भरोसा बढ़ेगा, पीपल विल शो ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है, बहुत जरूरी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत, हमारा काम सब कुछ खो देंगे। इसलिए हमारे फाउंडेशन में एथिकल प्रिंसिपल्स है, होने ही चाहिए। तो आप एथिक्स के बारे में बताओगे, आप प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताओगे। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में कोड ऑफ एथिक्स में दिया हुआ है, वहां पे 5 प्रिंसिपल्स की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करोगे तो लोग वाहवाही करेंगे, जय जयकार करेंगे, लोग वाहवाही करेंगे। ठीक है, लोग वाहवाही करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंस देखिए, जो बच्चे हैं बोल रहे कि अभी एग्जाम्स का समय नजदीक है, मैं समझता हूं इसको लेकर बहुत कुछ बच्चों की अभी पढ़ाई नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस में डूबते जा रहे हैं। ठीक है, चिंता मत करिए, उसके ऊपर भी मैं जरूर से एक प्यारा सा सेशन लूंगा और उसमें भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन इस सेशन में मैं ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, मैं वहां पे अभी बात नहीं कर सकता, नहीं तो हमारे एजेंडा से डीरेल हो जाएंगे। तो एथिक्स के ऊपर ये सिंपल सी बात आपको करनी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात आपको करनी है। मीनिंग देखिए, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उसके अंदर मत जाइए, ना आप समझ पाओगे, ना आप याद कर पाओगे, ना लिख पाओगे। जो रास्ता मैं बता रहा हूं उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको याद भी हो जाएंगे और आप फटाफट चीजों को लिख भी लोगे। ठीक है, आइए अब एथिक्स में 2 अप्रोच है, मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगता है, 2 अप्रोचेस। ठीक है, एथिक जो एथिकल प्रिंसिपल्स है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, उसको बनाने के, उसको डेवलप करने के, इंप्लीमेंट करने के 2 अप्रोच होते हैं लोगों के पास में। ठीक है, 2 अप्रोच होते हैं, पहले आप ये बताएंगे कौन से अप्रोच है? 2 प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और दूसरा होता है आपका रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होता है? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताए जाते हैं कि एथिकल रहने के लिए क्या करना होगा। बहुत ही ब्रॉड प्रिंसिपल्स, बहुत ही ब्रॉड वैल्यूज बताए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल को अपना प्रॉपर जजमेंट लगाकर ये प्रिंसिपल्स को अपने पूरे प्रोफेशनल एक्टिविटी में अप्लाई करते जाना पड़ता है। यहां पे वैल्यूज बताए जाते हैं, वैल्यूज बताए जाते हैं, वो वैल्यूज को समझना पड़ता है और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है अपना प्रोफेशन एग्जीक्यूट करते वक्त, प्रोफेशनल जजमेंट लगा लगाकर। इस अप्रोच को बहुत सुपेरियर बोला जाता है, क्योंकि ठीक है, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, कोई भी सिचुएशन में इसको अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हम एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। जैसे एबीसीडी हमारे लेटर्स है, इसको यूज करके हम कितने चाहे उतने वर्ड्स बना सकते हैं, जितने चाहे उतने हम लोग सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने हम लोग सेंटेंसेस लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे प्रिंसिपल्स एक बार बता दो तो कोई भी काम करेंगे तो प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे।
कहीं कहीं पे रूल बेस्ड अप्रोच होता है। रूल बेस्ड अप्रोच बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होता है, ठीक है। रूल बेस्ड अप्रोच बहुत ही स्पेसिफिक होता है, टू द पॉइंट होता है, उसके अंदर लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं। जैसा हमारा कंपनीज एक्ट है, वो बोलता है कि भाई इनडेटेडनेस 5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, गारंटी और सिक्योरिटी 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये रूल बेस्ड अप्रोच है, ये रूल बेस्ड अप्रोच है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों? हो सकता है किसी कंपनी के लिए 5 लाख बहुत बड़ी बात हो सकता है किसी कंपनी के लिए 5 लाख बहुत छोटी बात हो, इसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। रूल बेस्ड अप्रोच बहुत ही रिजिड होता, रूल बेस्ड अप्रोच बहुत ही रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड होता है, हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि एथिकल प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के, बनाने के 2 अप्रोच हो सकते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और आपका रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में वैल्यूज है, उसको लगाना पड़ता है प्रोफेशन परफॉर्म करते वक्त, जजमेंट के हिसाब से ये काफी सुपीरियर और बेटर होता है। रूल बेस्ड अप्रोच बहुत स्पेसिफिक टू द पॉइंट होता है, ये इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो सिचुएशन को कंसिडर नहीं करता, कंपनियों कंसिडर नहीं करता, बस एक फिक्स्ड रूल को हर जगह पे लगा देता है दोस्तों, ठीक है। आइए अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 5 हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की है। चैप्टर नंबर 1 के अदर कॉन्सेप्ट्स में हमने बिल्कुल कवर किया। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको एक शेड्यूल मिलेगा, वहां पे चैप्टर नंबर 1 के अदर कॉन्सेप्ट्स जहां पर भी हो, हमने बहुत प्यारे चार्ट्स बनाए हैं। वहां पे हमने इंटीग्रिटी के बारे में बात की। इंटीग्रिटी मतलब क्या? सच बोलना भी होता है और झूठी चीजें और गलत चीजों से दूर भी होना होता है, पूरा चार्ट बनाया। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या? कब उसको ब्रीच कर सकते हैं? प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब क्या? दोस्तों चैप्टर नंबर 1 के अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने बहुत प्यारे प्यारे चार्ट्स बनाए हैं, वहां पर ये कवर हुआ है। हमारे कोर्स में हमने इसको, आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, हमने 2 बार कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 1 में भी कवर कर लिया और चैप्टर नंबर 11 में भी कवर कर लिया, 2 जगह पे कवर कर लिया। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हम लोग पहले पढ़ाया था तो वहां पे हम पढ़ा चुके, तो उस चीज को यहाँ पे फिर से रिपीट करके कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं दोस्तों। आइए ठीक है, वापस कॉन्सेप्ट नंबर भी कॉन्सेप्ट नंबर भी कॉन्सेप्ट नंबर भी है दोस्तों, सेम एज एसे 200 डॉट, सॉरी मैंने अदर कॉन्सेप्ट बोला था, एसे 200.100 सेम एज एसे 200.100 200.100 के अंदर हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अंदर इंडिपेंडेंस के बारे में बात की है, ये भी हमने वहां पर बहुत अच्छे से कवर किया है। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस की बात की है, आई एम फेयर, 5 तरह के थ्रेट होते हैं, यही चार्ट एज इट इज हम लोगों ने वहां पर भी कवर किया है दोस्तों। सर मतलब पार्ट 1 तो आप ऐसा बोल रहे सब कुछ वहां पे कवर किया है, बिल्कुल दोस्तों सब कुछ हमने वहां पर कवर किया है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग देयर। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी हम लोगों ने वहां पे कवर किया है। तो एथिक्स का जो पहला पार्ट है हमने इसको पूरा कवर किया है, मेजर पोर्शन को पूरा कवर किया है ऐसे 200.100 में। वहां पे आप जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं ऐसे 210 की तरफ। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऐसे 210 की तरफ, ठीक है। आइए ऐसे 210 किसके ऊपर है? ऐसे 210 है आपका टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के ऊपर है। एंगेजमेंट लेटर इज नथिंग बट अग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट। हाइड्रेटेड रहना चाहिए दोस्तों, हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, जितना पानी पिएंगे, पानी में ऑक्सीजन भी होता है, बहुत सारे गुण होते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर 75% इज ऑल अबाउट वाटर, तो वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जितना भी आप फोकस करने की कोशिश करेंगे आप फोकस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आइए सबसे पहले कोई भी कोई भी बंदा कोई भी बंदा जब हमारे पास में आता है और बोलता है मुझे ऑडिट करवाना है, हम लोग उसको बोलते हैं बेटा इससे पहले कि हम ऑडिट की बात करें तू हमको ये बता, क्या तू प्री कंडीशंस फुलफिल करता है क्या? मतलब बहुत ही बेसिक कंडीशंस फुलफिल करता है क्या? इसको प्रीमाइसेस ऑफ ऑडिट भी बोलते हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर ऑडिट की पूरी इमारत बनी हुई है, ये फाउंडेशन है ऑडिट का।
कि तू प्री कंडीशन फुलफिल करता है। बोले कौन सी प्री कंडीशन? बोले दो प्री कंडीशन। नंबर वन, क्या तू अग्रीमेंट में लिख कर देने को तैयार है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना तेरी जिम्मेदारी है? इतना ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगता है, जो लोग लगते हैं, जो सॉफ्टवेयर लगता है, जो प्रोसेस लगता है, वाउचर से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, ट्रायल बैलेंस का कंसोलिडेशन, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पूरा सिस्टम रहता है, ये भी तेरी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, सब कुछ बनाने के बाद में तू हमको सारी इंफॉर्मेशन देगा, तू हमको एक्सेस देगा टू ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन तूने प्रिपेयर की है, जो भी प्रिपेयर, उसको पूरा एक्सेस देगा। इसके अलावा हम कभी भी तेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, तेरे को ग्राफ बनाने के लिए बोलेंगे, शेड्यूल बनाने के लिए बोलेंगे, तो तू वो भी हमको बनाकर देगा। इंफॉर्मेशन तो देगा ही, और अगर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा टू ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, ताकि हम उन लोगों से इंक्वायरी कर सके, सवाल जवाब कर सके। क्या तू अग्रीमेंट में लिख के देने को तैयार है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तू बनाएगा, उसके लिए सिस्टम भी तू बनाएगा, बनाने के बाद जानकारी तू देगा, सारी जानकारी देगा, हम जो मांगेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, अनरिस्ट्रिक्टेड जानकारी तो देगा ही, साथ में जानकारी के लिए, पूछताछ के लिए तू अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस देगा। नाउ इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, भाई साहब ऐसा है कि अग्रीमेंट में तू लिख कर देगा ही, साथ में तू मुझे लिख कर दे कि साथ में तू जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो तेरा फ्रेमवर्क है, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तू कोई युगांडियन स्टैंडर्ड यूज कर रहा है जो ना रिलायबल है, जो ना तेरे को सूटेबल है, इनकम्प्लीट है, ऐसे घटिया क्वालिटी का अगर तू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करेगा तो मैं उसका ऑडिट नहीं करूंगा। तू जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहा है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इसका मतलब रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, तभी बात बनेगी। दो कंडीशन है, लिख कर दे अग्रीमेंट में, इंपॉर्टेंट बातें। और दूसरा, तू जो फ्रेमवर्क यूज कर रहा है वो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस मैंडेटरी है, दोनों में से एक भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक भी अगर छूट रही होंगी तो माफ करिए साहब, हम ऑडिट करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रीमाइसेस, फंडामेंटल कंडीशंस इसको बोला गया दोस्तों। ठीक है, आइए, हमने प्री कंडीशन समझ लिया, अब प्री कंडीशन समझ लिया, लिमिटेशन स्कोप, प्रीमाइसेस, प्री कंडीशन फुलफिल करने के बाद हमने एक और सवाल पूछा। अभी तो हम बस मिले हैं, बातचीत चल रही है, क्या आप अभी से हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप लगाने के बारे में सोच रहे हो क्या? लिमिटेशन मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने के बारे में आप सोच रहे हो क्या? आर यू प्लानिंग टू कीप एनी रिस्ट्रिक्शन? ठीक है, क्या आप रिस्ट्रिक्शन लगाने के बारे में आप सोच रहे हो क्या दोस्तों? आर यू प्लानिंग टू पुट एनी रिस्ट्रिक्शन? ठीक है, और जैसे भाई आप R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विजिट नहीं कर सकते, ये गोडाउन विजिट नहीं कर सकते, आप डायरेक्टर से बात नहीं कर सकते, साइंटिस्ट से बात नहीं कर सकते, फलाना ठिकाना, क्या सोच रहे हो तो प्लीज हमको बता दो, हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आपका लिमिटेशन स्कोप इतना है कि हो सकता है आगे जाके डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़े, ये बोलना पड़े सबूत की कमी की वजह से मैं ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं, अगर ऐसा है, आगे जाके जब ऐसा बोलना ही है तो मैं अभी असाइनमेंट एक्सेप्ट ही क्यों करूं? आगे जाके जब रिश्ता तोड़ना ही है तो मैं अभी हाँ क्यों करूं? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम मैनेजमेंट और टीसी रवि जी को पूछेंगे कि आप कोई हमारे ऊपर लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन लगाने के बारे में सोच रहे हो क्या? सोच रहे तो बता दो, हम उसको स्टडी एनालाइज करेंगे, और अगर हमको लगता है कि आगे जाके डिस्क्लेमर देना पड़ेगा तो हम लोग अभी हाँ ही क्यों बोलेंगे? व्हाई वी विल से यस टू इट। ठीक है, अब आइए दोस्तों, ठीक है, देखिए यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, पहले इस पे ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंगेजमेंट लेटर में क्या आता है? देखिए दोस्तों, एंगेजमेंट लेटर में कुछ मैंडेटरी चीजें होती है, कुछ वॉलेंट्री चीजें होती है। हमारे कोर्स में मैंडेटरी चीजें हैं। ठीक है, एंगेजमेंट लेटर राइटिंग में होना चाहिए, और ऐसे 10 के हिसाब से उसके अंदर दोस्तों 5 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, साफ साफ लिखा होना चाहिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। Overall objective is to give opinion whether financial statement are as per applicable financial reporting framework. ठीक है, और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो whether it is true and fair view। साफ साफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए, स्कोप,
कौन सी चीजें चेक करनी है, पूरा ग्रुप चेक करना है कि पूरी कंपनी चेक करना है कि सिर्फ एचओ चेक करना है, स्कोप लिखा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और स्कोप लिखा होना चाहिए, पहली बात। दो बातें मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों को लेकर है, लिख के देना पड़ेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसके लिए सिस्टम वही बनाएंगे, सिस्टम उसकी जो जानकारी वो इंफॉर्मेशन पूरी शेयर करेंगे, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां डिटेल में लिखी होनी चाहिए। फिर जो मैनेजमेंट जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करने वाला है उसका आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो दो बातें मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में समझाना पड़ेगा और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फ्रेमवर्क फॉलो करने वाले हैं वो फ्रेमवर्क के बारे में भी बताना पड़ेगा। दो पॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड है, ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी तो बहुत ही सिंपल है, उसकी जिम्मेदारी है ऑडिट करना, उसकी जिम्मेदारी है ऑडिट करना एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यही तो उसकी जिम्मेदारी है, वो बताना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड फॉर्मेट और कंटेंट कैसा रहेगा वो भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत सिंपल, देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान, मैंडेटरी एंगेजमेंट है दोस्तों, और इसके अंदर मैंडेटरी एंगेजमेंट लेटर और इसके अंदर आपको 5 बातें लिखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ द ऑडिट लिखना पड़ेगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 बातें, ऑडिटर से रिलेटेड 2 बातें। अगर कोई लॉ रूल्स रेगुलेशन के अंदर बड़े डिटेल में दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, ऑडिटर की जिम्मेदारी, कोई लॉ रूल रेगुलेशन अगर डिटेल में 5 बातें कवर कर ले, अगर लॉ में दिया है तो सबको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, सबको मानना ही पड़ेगा झक मार के, कोई उसको उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ऐसे में लिखा है, ऐसे केस में आपको नो नीड टू मेक अ डिटेल्ड एंगेजमेंट लेटर, रेगुलर डिटेल एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा लेटर लिखो कि माननीय महोदय सो एंड सो लॉ है, रूल्स रेगुलेशन है, उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है, ऑब्जेक्टिव स्कोप, मैनेजमेंट की 2 बातें, ऑडिटर की 2 बातें, सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने उसको पढ़ लिया है, मैंने उसको समझ लिया है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो आप भी प्लीज उसको एक्नॉलेज कर लीजिए, आप भी प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप भी प्लीज उसको एक्नॉलेज कर लीजिए, प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज आप उसको एक्नॉलेज कर दीजिए, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो बिल्कुल वैसी ही रहेगी, ठीक है। हाँ, जो प्री कंडीशन वाली बातें थी 2, बस वो 2 बातें आप जरूर लिख के दे देना, बाकी सब चीज छोड़ दो, 2 बातें आप जरूर लिख के दे देना। तो गाइज बड़ा प्यारा सा है, बहुत फेमस सा है, यहां से जो पोर्शन है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी इसको बना, एंगेजमेंट लेटर को बनाना मैंडेटरी है, ऑडिट की शुरुआत में बनाना पड़ता है, राइटिंग में होता है, 5 बातें लिखनी होती है, लॉ के अंदर ऑलरेडी दी है तो लिख के लेने की जरूरत नहीं है, बस एक लेटर एज एक्नॉलेजमेंट ले लो और प्री कंडीशन उसमें लिखवा लो, ठीक है। ऊपर एक सिंपल सी बात बोली है कि ऑडिटर बनाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर बनाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की 2 कॉपी बनाता है, पहले उस पे दोनों पे साइन करता है, दोनों देता है क्लाइंट को, क्लाइंट भी दोनों पे साइन करता है, एक कॉपी खुद के पास रखता है, एक कॉपी हमको देता है। ड्राफ्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर एंड इट इज सेंट टू द क्लाइंट, it is sent to the client and it is signed by both, one copy with the client, one copy with the auditor, ठीक है। उसका कंटेंट हम अभी डिस्कस करके आए, वही बातें आप फिर से बोल दीजिए, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है वॉलंटरी ऑडिट में, वॉलंटरी ऑडिट में तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, मैंडेटरी ऑडिट में तो लॉ ऑलरेडी बहुत सारी बातें बोल देता है, वॉलंटरी ऑडिट में बहुत कम बातें, वॉलंटरी ऑडिट में कोई क्लैरिटी नहीं होती, वहां पे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसी बात मोटा मोटी 3 बातें बोली है वहां पे। तो एंगेजमेंट लेटर में क्या आता है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वो कंपलसरी है और उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। याद रखना हम 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं, हम लोग 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंजर, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा दोस्तों। आइए, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर रिक्वायर्ड एट रिकरिंग ऑडिट्स, एंगेजमेंट लेटर रिक्वायर्ड एट रिकरिंग ऑडिट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात बोलिए, ऐसे 210 के अंदर, ऐसे 210 के अंदर एक बहुत सिंपल सी बात बोलिए, अगर आप एक ही ऑडिट बार बार करते हो तो उसको रिकरिंग ऑडिट बोला जाता है। एक ही ऑडिट अगर आप बार बार करते हो तो उसको रिकरिंग ऑडिट बोला जाता है, और रिकरिंग ऑडिट में हर साल आपको, ठीक है, वही एंगेजमेंट लेटर बार बार लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेक एंगेजमेंट लेटर इन ईच एंड एवरी रिकरिंग ऑडिट। ऑडिटर को हर साल असेस करना पड़ता है कि क्या इस असाइनमेंट पे, क्या ये रिकरिंग असाइनमेंट पे मैंने एक रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर, एक नया एंगेजमेंट लेटर बनवाकर साइन करवाना चाहिए क्या।
ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स की हमने ग्रुपिंग की है, कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है दोस्तों, कुछ हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स है और कुछ हमारे ऑडिटर से रिलेटेड फैक्टर्स है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, कुछ हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड, कुछ हमारे एक्सटर्नल है। भाई अगर लॉ रूल्स रेगुलेशंस बदल गए जो ऑडिट को लगते हैं, नए लॉ रूल्स रेगुलेशन है तो उसके हिसाब से नया एंगेजमेंट लेटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल गया तो फिर भाई लॉ रूल्स रेगुलेशन बदल जाए या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल जाए, एएस इंडियाज बदल जाए तो नया एंगेजमेंट लेटर तो लेना पड़ेगा। चेंज फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, भाई सबसे ऊपर ओनर्स बैठे हुए, ओनर्स ही बदल गए, ओनर्स भी बदल गए तो नए ओनर्स के साथ में वापस एंगेजमेंट लेटर बना लेना चाहिए। उनके नीचे सीनियर मैनेजमेंट बदल गया, उनके नीचे जो बिजनेस है वो बिजनेस बदल गया, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, कैसी कैसी बातें पूछ रहे हैं, फ्रॉड रिपोर्ट क्यों पूछ रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट क्यों पूछ रहे हैं, टैक्स एडवाइजरी क्यों पूछ रहे हैं, ये तो मेरा काम ही नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। उनकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारियों में आइए मिलकर एंगेजमेंट लेटर बना लेते ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। फिर ऑडिटर की तरफ से चेंज हो सकता है रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दोस्तों, ठीक है, रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ऐसा हो सकता है कि ऑडिट करने का तरीका बदल गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है ऑडिट करने का तरीका बदल गया है। इस साल हम बहुत ऑटोमेटेड ऑडिट करने वाले हैं, ठीक है, ऑटोमेटेड ऑडिट करने वाले हैं। इस बार हम लोग मंथली ऑडिट करने वाले हैं। इस बार हम लोग इंटर ऑडिट पर भरोसा, हो सकता है ऑडिट करने के तरीके में बहुत हेवी चेंज हो टर्म, ठीक है, तो फिर वापस हम लोग रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर ले सकते हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गई, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बदल गया, रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर ले सकते हैं। तो रिकरिंग ऑडिट में मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन हर साल देखना पड़ेगा कि उस नया बनाने की जरूरत है क्या, रिवाइज बनाने की जरूरत है क्या, एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से बनाना पड़ सकता है, मैनेजमेंट की तरफ से चेंजेस की वजह से बनाना पड़ सकता है, ऑडिटर की तरफ से चेंजेस में बनाना पड़ सकता है। आइए 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 आइए, चेंज इन टर्म्स, आइए चेंज इन टर्म्स। सबसे पहले आप बताएंगे चेंज इन टर्म। कभी कभी सब और लेटर वेटर सब साइन हो चुका था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैनेजमेंट बीच में से आता है और बोलता है कि हमको एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स चेंज करने। भाई ऐसे कैसे, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अग्रीमेंट साइन कर लिया, सब कुछ बराबर चल रहा था, बीच में आकर आप बोलते हो कि मुझे चेंज करना है। तो आप बोलेंगे यस, कभी कभी मैनेजमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट आता है और बोलता है कि मुझे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करना है, आई वांट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जैसे वो बोलता है कि भाई 5 ब्रांचेस है, वो 5 ब्रांचेस का ऑडिट आप नहीं करोगे, ब्रांच ऑडिटर करेगा, ठीक है, और आपकी ऑडिट फीस जो है वो हम आधी कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं, ऐसे चेंज है। पहले आपको बताना पड़ता है जनरल रीजंस क्या होते हैं, सीएमआर जनरल रीजंस क्या होते हैं, ठीक है, चेंज इन नीड ऑफ सर्विस, कुछ कभी कभी सर्विसेज ज्यादा चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, उस वजह से एंगेजमेंट चेंज करना पड़ता है। जैसे भाई फॉरेन ब्रांच है, उसका भी ऑडिट कर दो, भाई एक नया सर्टिफिकेट चाहिए वो भी बनवा दो, चेंज इन नीड ऑफ सर्विस बदलता है तब। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है, और रिस्ट्रिक्शंस कभी कभी वो डालना चाहते हैं इसलिए भी चेंज करते हैं, सीएमआर, ठीक है, चेंज चेंज इन नीड ऑफ सर्विस, सर्विसेज की नीड बदल जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग या रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं, तो चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, उसकी रीजन हो सकते हैं 3 जनरल, 3 रीजन हो सकते हैं। जब भी ऐसा हो एग्जामिन रीजंस, क्यों क्यों ये 5 ब्रांचेस का ऑडिट आप किसी और को देना चाहते हैं, बोले वो कंट्रीब्यूट करते बड़ी मुश्किल से 5% ऑफ द रेवेन्यू एंड 2% ऑफ द प्रॉफिट, उनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और बहुत दूर है, तो वहां के लोकल ऑडिटर से करवा लेते हैं ना। आपको भेजना आना जाना, उसमें कितना टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट होता है यार। इनका रीजन तो बड़ा जस्टिफाइड लग रहा है। और साहब अब एक कंपनी थी हमारी, 2 कंपनियां हो गई है, हमारी पहले एक कंपनी थी, हमारी पहले एक कंपनी, 2 कंपनी हो गई है, ठीक है, तो ऑडिट फीस भी तो कम होगी ना, स्प्लिट हुई है तो। यार आपके रीजंस तो जस्टिफाइड है, लाजवाब है, ठीक है, जस्टिफाइड है। एक काम करते हैं, रिवाइज एंगेजमेंट लेटर, एक नया एंगेजमेंट लेटर बना देते हैं। लेकिन अगर अनजस्टिफाइड है, अगर आपके रीजंस अनजस्टिफाइड है, कैसी बात कर रहे हैं, वो 5 ब्रांचेस कंट्रीब्यूट करते 75% ऑफ द टर्नओवर, ऐसे कैसे उसको छोड़ दें हम लोग 75%, ऐसे कैसे फीस आधी कर देंगे, काम तो उतना ही है। अगर अनजस्टिफाइड तो हम बोलेंगे देखिए जो हमारे पहले टर्म्स एंड कंडीशन थे ना, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, वैसे ही आपको चलना पड़ेगा दोस्तों, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, वैसे ही आपको चलना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको तो वैसे ही चलना पड़ेगा। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो हम बोलेंगे जयराम जी की हम विड्रॉ कर रहे हैं,
क्योंकि हम तो नए टर्म्स के हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो आपको बताना पड़ेगा चेंज इन टर्म्स होता है, उसके पहले जनरल रीजन आप डिस्कस करोगे, सीएमआर आप बोलेंगे कि रीजंस एग्जामिन करने की बात करिए, रीजंस को एग्जामिन करने के बारे में आप बात करिए। जस्टिफाइड है तो नया लेटर बन जाएगा, अनजस्टिफाइड है तो जयराम जी की हो जाएगी। नहीं भाई अपने ही मानेंगे, मैं विड्रॉ कर लूंगा। ये अमृत है दोस्तों, ये अमृत है दोस्तों, ये अमृत है। ये जो बाजू बाजू में आप अपने हाथ से भी लिखोगे तो और बढ़िया है। ये अमृत पॉइंट्स है, अमृत पॉइंट्स, और ये जो अमृत पॉइंट्स है ये आपको बहुत आगे ले जाएंगे, और आप ठीक है बहुत आगे ले जाएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे आप। ठीक है, आइए नाउ रिक्वेस्ट फॉर लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ये क्या होता है? एक बंदे ने हमको अपॉइंट किया कि भाई 3 महीने बाद में इन्वेस्टर आने वाला है, तो चकाचक तुम 3 महीने के अंदर मेरा ऑडिट कर दो और ऑडिट रिपोर्ट दे दो। अब वो दौड़ते दौड़ते आता है 1 हफ्ते बाद, अरे रे 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 3 महीने नहीं, वो बंदा तो बस 1 महीने में आने वाला है। तो एक काम करो, अब ऑडिट मत कर दो, रिव्यू कर दो। ऑडिट में रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस से हम लोग ओपिनियन देते हैं, रिव्यू में क्योंकि कम समय में कम मेहनत हम लोग करते हैं, तो हम लोग मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं, उससे कंक्लूजन देते हैं, हम लोग मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस से बात करते हैं। फिर आता है दौड़ते दौड़ते 1 हफ्ते बाद, अब भाई वो तो बस 5 दिन में आ रहा है, एक काम करो, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जितना मैं अग्रीमेंट में लिख कर देता हूं उतना ही कर दो, बस ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच कर दो और बोल दो कि डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डेटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे अग्री टू ईच अदर, बस इतना मुझे लिख कर दे दो, इतना मुझे तुम लिख कर दो। उसको बोलते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में तो अश्योरेंस दिया ही नहीं जाता, अग्रीमेंट में जितनी प्रोसीजर है उतना परफॉर्म किया जाता है और जो फैक्ट्स पता चलेंगे वो बताया जाता है। तो बहुत सी बार लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे भाई ऑडिट से रिव्यू पे शिफ्ट कर दो या फिर रिव्यू से अग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे शिफ्ट कर दो। आपने देखना चाहिए क्या रीजन एक्सेप्टेबल है, क्या रीजन जस्टिफाइड है, एक्सेप्टेबल है। अगर रीजन एक्सेप्टेबल है, जस्टिफाइड है, जेन्युइन स्टोरी है, आपने रिवाइज एंगेजमेंट लेटर बनवा लेना चाहिए। ठीक है, आप कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जो आपकी नई ऑडिट नई रिपोर्ट बनेगी, जो भी आपकी नई रिपोर्ट बनेगी या रिव्यू की रिपोर्ट बनेगी, एयूपी की रिपोर्ट बनेगी, आप ये पुरानी कहानी को बिल्कुल रेफर मत करिए कि हमको एज ऑडिटर अपॉइंट किया था, फिर रिव्यू में हो गया, रिव्यू अपॉइंट किया था, फिर उसमें एयूपी हो गया। पुरानी बातें चीजों को बिल्कुल भी आप मत बताइए, सीधा नए असाइनमेंट की बात करिए कंफ्यूजन कम करने के लिए। दोस्तों कंफ्यूजन कम करने के लिए एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलिए। रिव्यू है तो रिव्यू के बारे में बोल के खत्म करिए, एयूपी है तो एयूपी के बारे में। हाँ, लेकिन एक बात बोल रहे हैं, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है, सीए फाइल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का जो स्टैंडर्ड है 4410 जो स्टैंडर्ड है उसका, वो स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे आप रिपोर्ट दो, जब भी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के ऊपर आप रिपोर्ट दो, आपको बताना पड़ता है आपने कब कब क्या क्या परफॉर्म किया। तो हो सकता है पहले की कुछ जानकारी देनी पड़े। तो बोलो, लोग आपके पास लोअर लेवल के एश्योरेंस के आते हैं, ये चेंज इन टर्म्स है। बहुत बार लोग चेंज इन टर्म्स करते हैं, उसमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहते हैं, ऐसा होता है। एक्सेप्टेबल लग रहा है तो रिवाइज एंगेजमेंट लेटर, रिवाइज आप ऑडिट, रिवाइज एंगेजमेंट लेटर, रिवाइज असाइनमेंट, रिवाइज रिपोर्ट आप दे दो, कोई पुराने का रेफरेंस मत दो। कभी कभी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के अंदर आपको सब काम बताना पड़ता है, तो पहले का रेफरेंस देना पड़ सकता है, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए दोस्तों, हम ऐसे 210 को भी खत्म कर चुके, हम लोग ऐसे 210 को भी खत्म कर चुके। आज हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए आखिरी आखिरी के लेक्चर है हमारे ये, इसके बाद हमारे सिर्फ 4 लेक्चर बचते हैं और पूरा ऑडिट का कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे 3 चैप्टर, इसके बाद हमारे प्यारे प्यारे सिर्फ 3 चैप्टर्स बचते हैं, और ये 3 चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, 3 चैप्टर्स क्या हम लोग 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे और हमारा ये रिवीजन सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में परम क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन शुरू कर देंगे। मैं आपका साथ छोड़ने नहीं वाला, मैं आपको जबरदस्त तैयारी करवाने वाला हूं। आइए दोस्तों, नाउ एसक्यूसी 1 पे आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल पे। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि क्वालिटी मतलब क्या। ठीक है, खाने में क्वालिटी मतलब स्वाद अच्छा होना चाहिए और खाना खाने के बाद में हम बीमार नहीं पड़ने चाहिए। खाना खाने के बाद में हम बीमार नहीं पड़ने चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी फूड। अब क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए। कब हम लोग बोलते हैं दैट देयर इज अ क्वालिटी ऑडिट? दो चीजें, अगर ऑडिट असाइनमेंट में ऑडिट का जो पूरा काम है
इट इज इन कंप्लायंस विथ, पूरा काम इज एज पर, इन कंप्लायंस विथ लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ऑडिट का पूरा काम शुरुआत से लेकर आखिर तक सिस्टमैटिकली एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ है। और आखिरी में जो रिपोर्ट बनती है दोस्तों, आखिरी में जो रिपोर्ट बनती है दोस्तों, ठीक है, ये जो आखिरी की रिपोर्ट है, अगर ये आखिरी की रिपोर्ट, ये आखिरी की रिपोर्ट बड़ी ही रिलायबल और अप्रोप्रिएट है, अगर ये आखिरी की रिपोर्ट बड़ी ही रिलायबल है, बड़ी ही अप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टांसेस, बड़ी ही रिलायबल है, बड़ी ही रिलायबल है, बड़ी ही अप्रोप्रिएट है, आखिरी की रिपोर्ट जो बनी है बहुत भरोसेमंद है, बहुत ही रिलायबल है, कोई भी इसको चैलेंज कर दे गलत प्रूव नहीं कर सकता इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। ये दो चीजें जहां पर होती, अगर ये दो चीजें हैं ऑडिट के अंदर, तो हम बोलते हैं क्वालिटी ऑडिट है। क्वालिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए दो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। SQC1, SQC1 हमको वो प्रिंसिपल्स बताता है। SQC1 दोस्तों, SQC1, SQC1 हमको वो प्रिंसिपल्स बताता है, ठीक है, जिस प्रिंसिपल वो हमको ऐसे, SQC1 हमको बताता है कि एक फर्म लेवल पर, एक सीए फर्म लेवल पर कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि फर्म में होने वाले अश्योरेंस एंड रिलेटेड असाइनमेंट्स सबकी क्वालिटी बरकरार हो। SQC1 हमको फर्म लेवल पे ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करने चाहिए, फर्म लेवल पर ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करने चाहिए ताकि फर्म के अंदर जितने भी अश्योरेंस और रिलेटेड असाइनमेंट है सबकी क्वालिटी बरकरार हो, मतलब पूरा काम एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस हो और रिलायबल रिपोर्ट बने। ठीक है, ये वो प्रिंसिपल्स हमको बताता है। इसी का मतलब ये है कि फर्म में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश करना उसके बारे में बताता है। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। SQC1 बोलता है कि 6 मुद्दों पे ध्यान दो, 6 एलिमेंट्स है, 6 मुद्दों पे ध्यान दो, 6 मुद्दों पे ध्यान दो। ये 6 मुद्दों के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आप बनाओ। अगर ये 6 मुद्दों के लिए आप पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाएंगे तो ये जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगी ये अपने आप क्वालिटी को बरकरार रखेगी, और इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, जो 6 मुद्दों के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है इसी को हम लोग बोलते हैं फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। इसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो SQC1 आपको प्रिंसिपल्स बताता है, 6 मुद्दों पे फोकस करने के लिए बोलता है उसके लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाओ, ठीक है, और वो जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है 6 एलिमेंट के, वही हमारे फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, वो इंश्योर करते हैं अश्योरेंस और रिलेटेड असाइनमेंट्स की क्वालिटी बरकरार रहे। फिर दोस्तों SA220 क्यों है? SA220 हमको प्रिंसिपल्स बताता है कि कैसे फर्म लेवल पे जो प्रिंसिपल्स बने थे कैसे उसको इंप्लीमेंट करे एंगेजमेंट लेवल पे, असाइनमेंट लेवल पे। ऐसे 220 फर्म लेवल के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की बात करता है। क्योंकि SQC1 को इंप्लीमेंट करने की बात करता है, इसलिए SQC1 और SA220 की बातें कॉपी पेस्ट एकदम सेम होती है, वही 6 मुद्दे होते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट लेवल पे कैसे उसको इंप्लीमेंट करना, हर एंगेजमेंट की कैसे क्वालिटी बरकरार रखना, वो हमको बताता है। SQC1 बना है सभी तरह के असाइनमेंट्स की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, अश्योरेंस एंड रिलेटेड असाइनमेंट्स, मतलब ऑडिट के असाइनमेंट, रिव्यू के असाइनमेंट, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज, सबकी क्वालिटी कैसे बरकरार रखना उसके लिए बना है। SA220 सिर्फ ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, मतलब ही ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी कैसे बरकरार रखना उसके लिए बना है। तो अब हमको समझ में आ गया क्वालिटी मतलब दो चीजें होती है, इसके लिए हमारे पास में दो स्टैंडर्ड्स है, SQC1 और SA220। SQC1 हमको फर्म लेवल प्रिंसिपल्स हमको बताता है, SQC1 हमको फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसे एस्टेब्लिश करना वो हमको बताता है, और SA220 हमको कैसे इंप्लीमेंट करना उसके बारे में बात करता है। आइए दोस्तों, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा। अब कौन से है वो 6 मुद्दे? आइए, कौन से वो 6 मुद्दे, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ले आया हीमैन बहुत पुराना सुपर हीरो है। मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, तब की बात है ये। ले आया हीमैन। L स्टैंड फॉर लीडरशिप, E स्टैंड फॉर ethical requirement and independence, A stand for acceptance and continuance,
H स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, E स्टैंड फॉर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, M स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग। सुन लीजिए क्या बोला हुआ है, 6 एलिमेंट से। L स्टैंड फॉर लीडरशिप, L स्टैंड फॉर लीडरशिप। इनका कहना है क्वालिटी क्वालिटी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल और सबसे पावरफुल जो व्यक्ति है, लीडर को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लीडर को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाने की। मतलब ही क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर दिस एलिमेंट्स। लीडर्स को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी सिस्टम को बनाने की, उसको इंप्लीमेंट करने की। ठीक है, ई स्टैंड फॉर क्वालिटी अगर बरकरार रखनी है तो पूरी टीम को फर्म में एथिकल और इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू, क्वालिटी बरकरार रखनी है तो असाइनमेंट को सोच समझ कर लेना पड़ेगा, जहां पे डिलीवर कर पाओ उसी तरह के असाइनमेंट्स लेने चाहिए। एच स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स, काम कौन करता है, ह्यूमंस। आपके पास हमेशा एडिक्वेट नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, कॉम्पिटेंट और कैपेबल लोग होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस। ई स्टैंड फॉर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। दोस्तों असाइनमेंट लेने के बाद उसको सिस्टमैटिकली परफॉर्म भी करना पड़ेगा दोस्तों। और आखिरी में एम स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग। एम स्टैंड फॉर मॉनिटरिंग। दोस्तों मॉनिटरिंग मतलब क्या दोस्तों, दोस्तों मॉनिटरिंग मतलब, ठीक है, रेगुलरली आपने जो फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाया, ध्यान रखिए जब भी आए फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स मींस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द 6 एलिमेंट्स, आपने जो बनाया है ना दोस्तों, इसको रेगुलरली इवैल्यूएट करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि ये इफेक्टिवली काम कर रहे हैं ना, इसमें क्या बदलाव होना चाहिए। तो इनका कहना है ये 6 एलिमेंट्स पे ध्यान दो, ये 6 एलिमेंट के लिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाओ, अपने आप आपका फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा। आपको ये 6 एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। इसके लिए आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, इसके लिए आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को बनाना है, और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को आपको बनाना है। बनाने के बाद दोस्तों इसको डॉक्यूमेंट करना है। आप इसको बनाइए, आप इसको अच्छे से अपने फर्म के मैनुअल्स के अंदर डॉक्यूमेंट करिए, उसकी कॉपी सभी एम्प्लॉयज को दीजिए, कम्युनिकेट करिए और उनको ट्रेन करिए, समझाइए। फिर उनसे पूछिए भी, आपको समझा ना दोस्तों, नहीं समझा होगा तो तुम्हारे डाउट्स होंगे तो मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, फीडबैक भी लेते रहिए। तो बहुत सिंपल है, 6 एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिए, उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाइए, उसको डॉक्यूमेंट करिए, मैनुअल्स बनाइए, लोगों तक कम्युनिकेट करिए, उनसे फीडबैक लिए, समझा नहीं समझा तो उनके डाउट्स क्लियर कर लीजिए। सिंपल 3 बातें। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लीड। अब हमको एक 6 एलिमेंट्स पे बात करनी है दोस्तों, वी हैव टू टॉक अबाउट 6 एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल से, जैसे मैंने आपको बताया कि बस ये 6 एलिमेंट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये 6 एलिमेंट्स के ऊपर आप फोकस करिए। अपने आप आपका पूरा स्टैंडर्ड दोस्तों कवर हो जाएगा। आइए, एक कॉमन स्टेटमेंट आप हर जगह लिख सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन स्टेटमेंट आप हर जगह लिख सकते हैं, फर्म लेवल पर ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए लीडरशिप को लेकर, ताकि जितने भी असाइनमेंट्स हो वो एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन की कंप्लायंस में, और आखिरी में रिपोर्ट रिलायबल है। ये कॉमन स्टेटमेंट, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आप हर जगह लिख सकते हैं कि इस एलिमेंट को लेकर पॉलिसीज प्रोसीजर्स होनी चाहिए, अगले एलिमेंट को लेकर पॉलिसीज। तो आप ये कॉमन स्टेटमेंट हर जगह डाल दीजिए पहले तो, फिर आप बोलिए कि हाँ, पॉलिसीज और पॉलिसी प्रोसेस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि फर्म के जो लीडर्स है उनकी जिम्मेदारी है फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को बनाने की। मतलब 6 एलिमेंट्स के पॉलिसीज और प्रोसेस को बनाने की उनकी जिम्मेदारी है कि आप सिस्टम को बनाएं और सिस्टम को इंप्लीमेंट करें। इसलिए जो फर्म के सीईओ है और जो मैनेजिंग पार्टनर्स है, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, वो उनको ये डेलीगेट करना पड़ेगा। ठीक है, उनको ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बेसिक रिसर्च करना है 6 एलिमेंट्स को लेकर, पॉलिसीज और प्रोसेस के ड्राफ्ट बनाने हैं, प्रपोज करने हैं, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमिटी बनानी चाहिए। होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान लोग की, नॉलेजेबल लोग, एक्सपीरियंस लोग की कमिटी बनानी चाहिए, और उन्होंने 6 एलिमेंट्स पे रिसर्च करना चाहिए, पॉलिसी और प्रोसेस को ड्राफ्ट करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए। ठीक है, उस प्रपोज करना चाहिए, और सीईओ लोगों ने उसको पढ़कर अप्रूव करना चाहिए। ये बनने के बाद में फाइनली, ठीक है, फर्म के अंदर
एक बहुत पॉजिटिव कल्चर होना चाहिए जहां पे क्वालिटी, हर चीज में क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दे। प्रमोशन क्वालिटी को, जो लोग क्वालिटी काम कर रहे हैं उनको दे, प्रमोशन हो कि बोनस हो, ठीक है, ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटी हो, हमेशा क्वालिटी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। पैसा नहीं, क्वालिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। प्रॉफिट्स नहीं, क्वालिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा कल्चर बनाए। तो दोस्तों आइए, ठीक है, बहुत सिंपल सा, आइए पहले आपको कॉमन स्टेटमेंट देना है, फिर बोलना है यस, लीडर्स को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, पॉलिसीज और प्रोसेस बनाने की, फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, सीईओ सीएफ और उनको लेना पड़ेगा, ऑपरेशनल जिम्मेदारी डेलीगेट करनी पड़ेगी, और फाइनली एक अच्छा कल्चर बनाना पड़ेगा। लीडर के बारे में बात की, आइए एथिकल रिक्वायरमेंट की बात, ठीक है। अब आपको वापस स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, फर्म में पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर और इंडिपेंडेंस को लेकर, कि एथिकल की पूरी टीम एथिकल हो, सब लोग इंडिपेंडेंट हो, ताकि अल्टीमेटली जो पूरा काम है वो लॉ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, और आखिरी में रिपोर्ट्स रिलायबल। वही अपना कॉमन स्टेटमेंट दोस्तों, कॉमन स्टेटमेंट कर दीजिए, कॉमन स्टेटमेंट कर दीजिए। अब आपको लिखना पड़ेगा, अब आपको बोलना पड़ेगा, जब एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाएंगे ना दोस्तों, आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आप जो बनाएंगे, ठीक है, आपने आपने बनाया, आप पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाएंगे, उसमें आप एथिकल रिक्वायरमेंट में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें। आप एथिकल रिक्वायरमेंट में, ठीक है, आप एथिकल रिक्वायरमेंट में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट रहिए, क्लाइंट पे डिपेंडेंट मत रहिए, पर्सनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, लीगल आप नहीं मत रहिए। आप पॉलिसीज बनाएंगे कि लोगों ने कैसे एथिकल रहना चाहिए, लोगों ने कैसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। ये बनाकर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोस्तों। ये बनाकर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट, तो इन्होंने कहा कि भाई एथिक्स और इंडिपेंडेंस को लेकर प्यारी प्यारी पॉलिसीज बनाइए। बताइए कि भाई शेयर्स आप होल्ड नहीं कर सकते हो, रिसीट पेमेंट इतना नहीं हो सकता है। पॉलिसीज और प्रोसेस बनाइए और कम्युनिकेट करिए, और सबको बोलिए, ठीक है, सबको कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेट कर दीजिए। रेगुलर बेसिस पे देखिए, कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है। क्या कोई ऐसे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस जो प्रेशर क्रिएट कर रहे, थ्रेट्स क्रिएट कर रहे इंडिपेंडेंस को लेकर, एथिक्स और इंडिपेंडेंस पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप पॉलिसी प्रोसेस बनाकर सबको कंफर्म इन्फॉर्म करिए, कम्युनिकेट करिए, समझाइए उसके बारे में। फिर उनसे जानकारी इकट्ठा कर करके देखिए कोई थ्रेट्स तो नहीं है। थ्रेट है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब सेफगार्ड्स। हो सकता है आप शेयर्स बिकवा दे, आपने थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया। हो सकता है कि आप टीम मेंबर को चेंज कर दे, आपने थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया। हो सकता है आपने सेंसिटिव एरिया सामने वाले को नहीं दिया, आपने थ्रेट को रिड्यूस कर दिया। आपने डबल सुपरविजन लगा दिया, आपने डबल सुपरविजन लगा दिया। अगर आप डबल सुपरविजन लगा दोगे दोस्तों, तो वापस आपने थ्रेट्स को काबू में कर लिया, ठीक है। नहीं हो रहा है तो आप विड्रॉ करिए। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको एक पॉलिसी बनानी है, सबको कम्युनिकेट करना है, फिर आपको सबसे इंफॉर्मेशन लेना है और देखना है कोई थ्रेट तो नहीं है। मैं आपको सच बोलूं दोस्तों, ऐसे 300 के अंदर भी ये एथिक्स को लेकर ना एक ही बात होती है। आप लोगों को बताओ एथिक्स के बारे में और उनसे ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो एथिक्स और इंडिपेंडेंस को लेकर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जानकारी इकट्ठा करने और सोचो थ्रेट्स है क्या, संकट है क्या, प्रेशर है क्या, अप्रोप्रिएट एक्शन लो। उसमें सेफगार्ड्स लगाकर या तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, रिड्यूस करने की कोशिश करो। नहीं हो पा रहा तो विड्रॉ करने के बारे में बोलो, ठीक है। अब आप लोगों को यह भी बोलेंगे कि जब भी लोगों को समझाओ, कोई भी एम्प्लॉय को अगर थ्रेट मिलती है या फिर पॉलिसी का ब्रीच मिलता है, पॉलिसीज और प्रोसीजर, तो उनकी जिम्मेदारी है थ्रेट्स के बारे में और ब्रीच ऑफ पॉलिसीज के बारे में, ठीक है, फर्म के जो लीडर्स है उनको जल्द से जल्द बताए, ऐसा उनको बोले। और हर साल आपको एक एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एम्प्लॉयज को लिख कर देना पड़ेगा। मैं एथिकल और इंडिपेंडेंट था पूरे साल भर, हर असाइनमेंट में मैंने कोई शेयर्स नहीं खरीदे, मैंने कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने पूरा काम लॉ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से किया, मैंने आखिरी में रिपोर्ट को रिलायबल बनाया है, मैंने आखिरी में रिपोर्ट को रिलायबल बनाया है, ये बताना पड़ेगा दोस्तों। आइए आइए आइए, बहुत सिंपल है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट की के लिए पॉलिसीज प्रोसेस बनानी पड़ेगी ताकि क्वालिटी काम हो। क्वालिटी मतलब दो चीजें। फिर आपको बनाना तीन स्टेप्स बनाइए और बनाकर कम्युनिकेट करिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स को। उनको बोलिए कोई भी जानकारी तो हमको जानकारी दीजिए इसके बारे में, ये पूरी पॉलिसीज को लेकर। आइडेंटिफाई करिए थ्रेट्स, जानकारी पढ़कर कि कोई थ्रेट है क्या, अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए।
इसके अलावा सबको बोलिए कि भाई कोई भी थ्रेट नजर आए या फिर कोई भी ब्रीच ऑफ पॉलिसी नजर आए, हमको जरूर बताए। और आखिरी में आपको हर बंदे से एनुअल रिटर्न कंफर्मेशन रहेगा कि मैं दूध से दुलावा व्यक्ति था, मैं इंडिपेंडेंट और एथिकल व्यक्ति था, इंडिपेंडेंट और एथिकल व्यक्ति हूं। ऐसी चार बातें, ऐसी चार बातें आपको लिखकर लेनी पड़ेगी। ऐसी चार बातें एथिक्स को लेकर, ऐसी चार बातें एथिक्स को लेकर आपको लिखकर लेनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है इसको लेकर, एथिकल रिक्वायरमेंट। देखिए, पहले लीडर्स को लेकर बात की, भाई तुमको तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बढ़िया जिम्मेदारी उठाओ, टीम सिस्टम की बना, टीम बनाओ बराबर, और पूरे फर्म में कल्चर रखो क्वालिटी का। ठीक है, उसके बाद में एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए बारे में अभी हमने पढ़ा 4 पॉइंट। ले आया हीमैन, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस। आइए इसका तो चार्ट बनाए। ठीक है, फर्म के अंदर जब भी कोई असाइनमेंट आता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस प्रोसीजर्स होनी चाहिए। न्यू असाइनमेंट्स होनी चाहिए, न्यू असाइनमेंट के लिए एक्सेप्टेंस के बारे में सोचेंगे, कंटिन्यूस। नया क्लाइंट है तब भी इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग असाइनमेंट वापस करना है तब भी करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट नया असाइनमेंट तब भी करना है। हर फर्म में जब भी असाइनमेंट ऑफर किया जाता है तो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस प्रोसीजर होनी चाहिए। नया क्लाइंट है तब, एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको वही काम वापस करना है तब, या फिर नया काम दे रहा है तब। ठीक है, इसके लिए 3 जानकारी इकट्ठे करनी पड़ती है। एक जानकारी सामने वाले के लिए, एक जानकारी सामने वाले के लिए कि सामने वाला बंदा इंटीग्रिटी वाला है ना, ऑनेस्टी वाला है ना, इंटीग्रिटी वाला है ना, मार्केट रेपुटेशन अच्छी है ना, ऑनेस्टी वाला बंदा है ना, मार्केट रेपुटेशन अच्छी है ना, भरोसा कर सकते हैं ना उस पर। 2 बातें खुद को लेकर, मेरे पास कॉम्पिटेंस है ना इस इंडस्ट्री को ऑडिट करने का और इस तरह का असाइनमेंट परफॉर्म करने का, और क्या मैं इस असाइनमेंट पे एथिकल इंडिपेंडेंट रह पाऊंगा। एक बात मैनेजमेंट की तरफ की और 2 बात ऑडिटर की तरफ की। ठीक है, और एक बात मैं यहां पे लिख दूं, एक्स्ट्रा बात मैं लिख रहा हूं क्योंकि आगे आने वाला है सिग्निफिकेंट मैटर्स। एक्स्ट्रा लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, सिग्निफिकेंट मैटर्स। करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जितने बड़े बड़े मुद्दे हुए वो सब पढ़ो कि इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट मैटर्स, एक बात उसकी, 2 बात हमारी, और एक बात है सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो फर्म के अंदर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये सभी तरह के असाइनमेंट्स में 3 बातें जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। अगर इश्यूज मिलते हैं, इंटीग्रिटी इश्यूज मिलते हैं, खुद के कॉम्पिटेंस इश्यूज मिलते हैं, एथिकल इश्यूज मिलते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, तो डॉक्यूमेंट करिए कि क्या मुद्दे हैं, कैसे उसको रिजॉल्व किया गया। इंटीग्रिटी इश्यूज थे, किससे कंफर्म किया गया, कैसे इनकन्फर्म किया गया, कैसे उसको रिजॉल्व किया गया, और क्या फाइनली असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया। डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम था, कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, फाइनली एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। एक्सेप्ट करने के बाद कभी कोई नई जानकारी मिलती है, अगर ये पहले मिलती तो हम असाइनमेंट लेते ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। इमीडिएटली रॉ रूल्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ो कि किसी को बताने की जरूरत है क्या, कुछ एक्शन लेने की जरूरत है क्या इसके बारे में। ठीक है, और अंडरस्टैंड लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, विड्रॉ करना चाहिए क्या, विड्रॉ करना चाहिए क्या पूरे एंगेजमेंट से या पूरे एक असाइनमेंट से, कि पूरे के पूरे क्लाइंट को ही छोड़ देना क्या। तो बहुत सिंपल 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 3 बातें दोस्तों। एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस की पॉलिसीज प्रोसेस होनी चाहिए, 3 तरह की जानकारी होती है कोई भी नया असाइनमेंट लेते वक्त, पुराना कंटिन्यू करते वक्त। इशू मिला तो क्या इशू है, डॉक्यूमेंट करो, कैसे रिजॉल्व किया डॉक्यूमेंट करो, एंगेजमेंट लिया कि नहीं डॉक्यूमेंट करो। नई जानकारी मिली एक्सेप्ट करने के बाद में, इतनी बड़ी जानकारी की मैं डिक्लाइन कर देता, तो लॉ रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं उसको फॉलो करो। विड्रॉ करने के बारे में सोचो, हो सकता है एक असाइनमेंट छोड़ दें, भाई अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकता वो छोड़ देता हूं, एक्चुअली का काम नहीं कर सकता वो छोड़ देता हूं, या फिर पूरा क्लाइंट ही छोड़ दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, सेपरेट क्वेश्चन आएगा इंटीग्रिटी को लेकर। आरओसी इज फेयर, आरओसी बहुत अच्छा व्यक्ति है, आरओसी इज फेयर, आरओसी इज फेयर। ठीक है, आरओसी इज फेयर, आरओसी इज फेयर, ये हमारा शॉर्टकट बनता है दोस्तों। आइए, आरओसी इज फेयर, आरओसी इज फेयर, ये हमारा शॉर्टकट है। लेट्स सी गाइस, आरओसी इज फेयर। अगर आपको सामने वाले की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको सामने वाले
ओके गाइस, वी आर बैक। ओके, वी आर बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटीग्रिटी, ठीक है, हाउ टू चेक इंटीग्रिटी दोस्तों। हम लोग वी आर बैक गाइस। इंटीग्रिटी कैसे चेक करें? आरओसी, अगर रीजंस है कि हमको दबाना चाहते हैं, हम नए हैं, मतलब तेरे ऑनेस्टी में, इंटीग्रिटी में दिक्कत है, तेरे ऑपरेशन झूठे है, तू तेरा धंधा ही बेकार है, तू लोगों को झूठ झूठ बोलकर माल बेच रहा है, नकली माल बेच रहा है, इलीगल माल बेच रहा है, मतलब इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब, ठीक है, जब दो रोल आपस में, जब दो, अगर मैं दो रोल्स प्ले कर रहा हूं, मैं दो काम कर रहा हूं, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है भाई साहब, मैं तेरा एक तरफ से एडवाइजर भी हूं, मैं तेरा एक तरफ से एडवाइजर हूं, ठीक है, अकाउंटिंग का एडवाइजर हूं, और दूसरी तरफ मैं तेरा ऑडिट कर रहा हूं। अकाउंटिंग एडवाइजर के तौर पे सब कुछ बहुत अच्छा है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलतियां निकालना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई एम प्लेइंग मल्टीपल रोल्स एंड दिस रोल्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद ईच अदर, उसको बोलते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तेरे को पता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तेरे को पता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर भी तू ऐसा कर रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पते को पता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर भी तू ऐसा कर रहा है ना, मतलब वापस इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है। आरओसी इज फेयर, फीस बहुत ही कम रखिए ताकि मैं मेहनत नहीं कर पाऊं, भाई इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है। एटीट्यूड बहुत ही बेकार है, ठीक है भाई, अकाउंटिंग के प्रति बहुत बेकार है। अकाउंटिंग तो टाइम पास होती है, अकाउंटिंग कैसे भी की तो चलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे भी बनाए तो चला है, बस बड़े से बड़ा सब होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, बहुत बेकार एटीट्यूड है, मतलब यार इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है। आई स्टैंड फॉर इलीगल एक्टिविटीज, भाई इलीगल एक्टिविटीज बहुत परफॉर्म करता है, इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है। मार्केट में रेपुटेशन खराब है, इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है। आरओसी इज फेयर, ये अलग से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस अलग है, ये अलग है, ठीक है। नाउ आइए, ह्यूमन रिसोर्स ले आया ही मैन। ह्यूमन रिसोर्स बहुत सिंपल सिंपल तीन बातें हैं, वापस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, ताकि सफिशिएंट, हमेशा सफिशिएंट लोग रहे काम करने के लिए, सफिशिएंट लोग रहे, सफिशिएंट लोग रहे काम करने के लिए, अच्छे कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी वाले लोग रहे, अच्छा कॉम्पिटेंस, अच्छे कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी वाले लोग रहे, कमिटमेंट से काम करने लोग, अच्छे पॉलिसीज और प्रोसीजर रखिए ताकि अच्छे लोग रहे, सफिशिएंट लोग रहे, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट से काम करने वाले, 3C वाले लोग रहे, ताकि काम लॉ रूल रेगुलेशन के हिसाब से और रिपोर्ट आखिरी में बहुत ही रिलायबल बने, ठीक है। डिटेल्स बताइए किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए सभी एचआर के इश्यूज के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कि रिक्रूटमेंट कितने फ्रीक्वेंटली होगा, रिक्रूटमेंट के बाद में ट्रेनिंग की पॉलिसीज होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद में जब लोग काम करते हैं तो उनके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की पॉलिसी होनी, देखो सीक्वेंस में, फिर उनका कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए, बोनस कितना उसकी होनी चाहिए, करियर डेवलपमेंट कैसा रहेगा उसकी पॉलिसी होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस उनका नॉलेज अपडेट करते रहो, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो पॉलिसीज होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट के बाद में ट्रेनिंग के बाद में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसके बाद में कॉम्पनसेशन, उसके बाद में करियर डेवलपमेंट, उसके बाद में कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऐसी पॉलिसीज इंश्योर करेंगी कि काम, ये कॉमन पॉइंट है हमारा, ये पहले ही लिख सकते हैं, ये कॉमन पॉइंट है हमारा, ये पहले भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, पहले भी आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। नाउ आइए, तो लीडरशिप को लेकर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हो, एथिक्स और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने को पॉलिसी प्रोसीजर हो, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस को लेकर पॉलिसी प्रोसीजर हो, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हो, फिर उसके बाद में, ठीक है, आपका आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आइए दोस्तों, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, असाइनमेंट के बाद पॉलिसीज और प्रोसीजर, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, उसमें क्या बात होनी चाहिए, सबसे पहले डायरेक्शंस की, कि भाई असाइनमेंट के शुरुआत में होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान लोग, नॉलेजेबल लोग, एंगेजमेंट पार्टनर्स, नॉलेजेबल लोगों ने डायरेक्शन देना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए टीम को कि इसमें, इस इंडस्ट्री में क्या करे क्या ना करे, इस असाइनमेंट में क्या करे क्या ना करे, कैसी चीजें होती है, डायरेक्शन देना चाहिए। डायरेक्शन के बाद में जब लोग काम करें तो सुपरविजन होना चाहिए, एक सीनियर ने सुपरवाइज करना चाहिए, काम खत्म होने के बाद में, ठीक है, जूनियर्स का काम सीनियर्स ने रिव्यू करना चाहिए, कि भाई सीनियर लेवल रिव्यू कब होगा, पार्टनर लेवल रिव्यू कब होगा, इसके बारे में।
एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए, डायरेक्शंस को लेकर, सुपरविजन को लेकर, रिव्यू को लेकर। जब लोग अटक जाए, अगर स्पेशल चीज है, बहुत स्पेशल चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कंटेंटियस मैटर्स है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मैटर्स है, चैलेंजिंग मैटर्स है, तो ठीक है, किसी नॉलेजेबल बंदे को, कंसल्टेंट को लाना चाहिए। फर्म के अंदर का हो सकता है, फर्म के बाहर का हो सकता है भाई, ठीक है, लाना चाहिए जिससे हम एडवाइजरी ले। एक्सपर्ट और कंसल्टेंट में क्या फर्क है? एक्सपर्ट हमारे साथ मिलकर काम करता है दोस्तों, हमारे साथ मिलकर काम करता है एक्सपर्ट, और कंसल्टेंट जो है वो सिर्फ हमको एडवाइजरी सर्विसेज देता है। कंसल्टेंट कंसल्टेंट हमको सिर्फ एडवाइजरी सर्विसेज देता है। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में पॉलिसी होनी चाहिए, डायरेक्शन की पॉलिसी होनी चाहिए, सुपरविजन की पॉलिसी होनी चाहिए, रिव्यू की, कंसल्टेशन की। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ, ध्यान से सुनिए, ठीक है? खुद की गलती खुद को नहीं समझती। बहुत बड़ा उसूल है दुनिया का, खुद की गलती खुद को नहीं समझती। खुद की गलती खुद को नहीं, खुद की गलती खुद को नहीं समझ, खुद की गलती खुद को नहीं समझती। इसलिए हमको एक होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति चाहिए। हमको एक नॉन टीम मेंबर चाहिए, ध्यान सुनना, एक नॉन टीम मेंबर चाहिए, जो आए और देखे कि ऑडिट का काम बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलते हैं EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट में क्वालिटी काम हुआ कि नहीं हुआ, ये रिव्यू करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, उसको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, EQCR बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हमको हमको एक नॉन टीम मेंबर चाहिए, एक नॉन टीम मेंबर चाहिए जो ऑडिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आए और आकर देखे कि ऑडिट के पूरे क्रिटिकल एरियाज, पूरे उसके सिग्निफिकेंट, पूरे इंपॉर्टेंट एरियाज बराबर हुए हैं ना। ये मैंडेटरी है, इस तरह का रिव्यू करवाना मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटीज में। इस तरह का रिव्यू करवाना, इस तरह का रिव्यू करवाना मैंडेटरी है लिस्टेड एंटिटीज में। बाकी असाइनमेंट्स में करवाना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन फर्म के इंटरनल क्राइटेरियाज। हो सकता है फर्म बोले कि भाई 100 करोड़ जिसका टर्नओवर हो जाए, 50 करोड़ जिसके प्रॉफिट हो जाए, 20 करोड़ जिसका कैपिटल हो जाए, उसका EQCR करवाना। तो EQCR का मतलब बताइए, लिस्टेड कंपनीज में EQCR करवाना मैंडेटरी होता है, बाकी कंपनियों में डिपेंड करता है क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है ऑडिट के सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बराबर है ना। ऑडिट में इनिशियली प्लानिंग बराबर, ऑडिट में स्ट्रैटेजी सही बनी थी ना, प्लस उसमें स्ट्रैटेजी में मटेरियल लेवल सही तरीके से बनाया था ना, ठीक है, मटेरियल लेवल सही था ना, ऑडिट रिस्क बराबर सेट किया गया था ना, प्लान बराबर बनाए गए थे ना, प्रोसेस बराबर थी ना, एविडेंस पूरा, जितने भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है पूरे ऑडिट के, वो पूरे थे ना। ये रिव्यू करना रिव्यूअर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है एक सही अप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करना, उसके सामने सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को पेश करना, उसके सामने सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, को पेश करना, सारी चीजें चेक करवाना, ये पार्टनर की जिम्मेदारी है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है ये दोस्तों। DSR और कंसल्टेशन एक पार्ट हो गया, EQCR करवाना पड़ता है आखिरी में, और एक पार्ट हो गया। ऑडिट करते वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, ऑडिट करते वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके बीच में? ठीक है, आपके जो टीम मेंबर्स है उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, ठीक है, सीनियर्स जूनियर्स के बीच में टीम आ सकते हैं, आपका एंगेजमेंट पार्टनर और कंसल्टेंट जो है उनके बीच में डिफरेंस ओपिनियन आ सकते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर और जो रिव्यूअर है EQCR उनके बीच में जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी सप्रेस्ड। फर्म की जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल, दोनों पार्टीज को बोलो अपने चीजों को पेपर पे लिखे एक्सचेंज करे, हो सकता है रिजॉल्व हो जाए, या फिर सीनियर के पास जाए वो रिजॉल्व कर दे, पार्टनर के पास जाए वो रिजॉल्व कर दे, वो भी नहीं कर पा रहा है तो वोटिंग होनी चाहिए, वो रिजॉल्व कर दे। आखिरी में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में वो लोग फोकस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के पार्ट है DSR और कंसल्टेशन एक पार्ट है, EQCR एक पार्ट है, डिफरेंस ओपिनियन एक पार्ट है, आखिरी पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। सभी ऑडिट में आखिरी में डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करके असेंबल करके रखना चाहिए 60 दिनों के अंदर, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये एक बार आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, सिर्फ जो टीम मेंबर्स है वही उसको एक्सेस करे, बाकी लोग इसको एक्सेस नहीं करें। ये डॉक्यूमेंट का मालिक फर्म होती है, फर्म के पास राइट है कि वो किसी क्लाइंट के साथ में शेयर करे या ना करे, दे आर दी ओनर्स। हर ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट का मालिक है।
भले ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने दिए, क्लाइंट के पैसों से बने, फिर भी मालिक हम हैं। ये डॉक्यूमेंट को 7 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। 7 साल, 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। और अगर आपने पूरे ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट साइन की है तो ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट से 7 इयर्स। तो आपके एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में दोस्तों 4 पार्ट आ गए हैं। देयर आर 4 पार्ट्स। अब आखिरी हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की। आइए दोस्तों बस खत्म करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज है, ऐसे 220 मैक्सिमम चीजें सेम है। मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं। मॉनिटरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रेगुलर बेसिस में फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फर्म के पॉलिसीज और प्रोसेस को स्टडी एनालाइज किया जाता है, ये देखने के लिए आर दे एडिक्वेट, आर दे वर्किंग इफेक्टिवली, क्या क्वालिटी को बरकरार रखने में वो लोग सक्सेसफुल है ना, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग करना, ओवरऑल मॉनिटरिंग करना। हाउ मॉनिटरिंग कैसे की जाती है दोस्तों, हाउ मॉनिटरिंग इज डन, ठीक है। हो सकता है कि मंथली ऑनगोइंग कंसिडरेशन, रेगुलर बेसिस पे कोई रिपोर्ट बन रही है, कोई मीटिंग बन रही है, कोई एनालिसिस हो रहा है, उससे हो सकता है। या फिर इवैल्यूएशन, अलग से लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, ऐसा हो सकता है। या फिर रेगुलर बेसिस पे जो असाइनमेंट खत्म हो चुके हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, उसको डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट, जो असाइनमेंट हो गए, क्या वो क्वालिटी के हिसाब से हुए क्या वो असाइनमेंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीटेड असाइनमेंट्स, कंप्लीटेड एंगेजमेंट, उनको देखिए क्या वो क्वालिटी असाइनमेंट हुआ। अगर वहां पे क्वालिटी है मतलब हमारे सिस्टम बराबर काम कर रहे हैं, वहां पे क्वालिटी नहीं है मतलब हमारे सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहे। तो आपको मीनिंग मॉनिटरिंग का आपको मतलब बताना पड़ेगा दोस्तों। मॉनिटरिंग का आपको मतलब बताना पड़ेगा दोस्तों। और उसमें आपको बताना पड़ेगा ऑनगोइंग कंसिडरेशन, ऑनगोइंग कोई रिपोर्ट्स और मीटिंग से आपको पता मॉनिटरिंग हो सकती है। सेपरेट इवैल्यूएशन कर सकते हैं, किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटेड असाइनमेंट्स का इंस्पेक्शन करके भी मॉनिटरिंग हो सकती है। लास्ट थिंग, मैं जानता हूं कि आज हम क्लास ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूं कि आज हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आज का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। आज का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बस छोटा सा दोस्तों, एकदम छोटा सा 2 पेज का, आइए आपका ऐसे 220, ठीक है। ऐसे 220 मैंने बता दिया। ऐसे 220 अज्यूम करता है कि एसक्यूसी 1 के अंदर फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बन चुका है, फर्म लेवल पॉलिसी प्रोसीजर बन चुके हैं, वो बहुत ही रिलायबल और अच्छे प्रोसीजर बन चुके हैं। अब एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करे इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको इंप्लीमेंट करे इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अज्यूम कर देता है कि फर्म लेवल के बहुत प्यारे पॉलिसीज प्रोसेस बने और बस उसको इंप्लीमेंट करना काम है। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है फर्म लेवल चीजों को इंप्लीमेंट करने की, असाइनमेंट लेवल पर, और असाइनमेंट लेवल की क्वालिटी को बरकरार रखने की। और यहां पर भी एंगेजमेंट पार्टनर को वही 6 एलिमेंट्स पे ध्यान देना है दोस्तों। वही कॉपी पेस्ट 6 एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। ले आया ही मैन, वही लीडरशिप का इंपॉर्टेंस, एथिकल और इंडिपेंडेंट रखना है टीम को, सोच समझ के असाइनमेंट एक्सेप्ट करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स टीम अच्छे से बनानी है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग, वही 6 बातें। आइए सबसे पहले लीडर, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है एंगेजमेंट पार्टनर टीम का लीडर होता है। ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल, ही इज द मोस्ट नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पावरफुल पर्सन। उसको, ठीक है, आपको पहले कॉमन स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि भाई, कॉमन स्टेटमेंट नंबर 1 आप बोल सकते हो कि क्वालिटी, ठीक है, असाइनमेंट इस तरीके से परफॉर्म करो कि क्वालिटी मेंटेन हो, काम सिस्टमैटिक, रॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हो, रिपोर्ट के हिसाब से, रिपोर्ट रिलायबल बने। फिर आप बताओगे एंगेजमेंट पार्टनर लीडर है और उसकी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल, रिपीट हो रहा है दोस्तों, फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करे और असाइनमेंट की क्वालिटी को बरकरार रखे। उसने ऐसे एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए बिल्कुल डरो मत। आपको लगता है असाइनमेंट में कोई भी काम सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है, लॉ रूल्स रेगुलेशन की वजह से कहीं पर भी रिपोर्ट रिलायबल नहीं बन रही है, बिंदास होके कंप्लेन करिए, बात बताइए, इंफॉर्मेशन शेयर करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। तो लीडर की जिम्मेदारी है क्वालिटी मेंटेन करने की, मतलब 2 चीजें मेंटेन करने की। लीडर कौन है, एंगेजमेंट पार्टनर लीडर है, उसकी जिम्मेदारी है
कि क्वालिटी असाइनमेंट हो, उसके लिए उसको उसको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बिंदास आओ मेरे पास। मोटा मोटी बस यही बोलना है, लीडर की जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट पार्टनर लीडर है, क्वालिटी मेंटेन करना है, फर्म लेवल चीजों को इंप्लीमेंट करना है तेरे को, खुद भी अच्छा काम करे, एनकरेज करे अपने टीम को, बोले बिंदास कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताए। एथिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। वापस एक जगह एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि टीम एथिकल इंडिपेंडेंट रहे, ताकि होने वाला जो काम है वो सिस्टमैटिकली लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से और रिपोर्ट रिलायबल बने। कॉमन स्टेटमेंट हर जगह पे, पहला स्टेटमेंट हर जगह पे, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि ये कंपोनेंट का ध्यान रखे, ये एलिमेंट का ध्यान रखे, ताकि अल्टीमेटली क्वालिटी मेंटेन हो। उसके लिए उसको रेगुलरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किसी के पास में शेयर्स है तो थ्रेट है, कोई रिश्तेदार है क्लाइंट का तो थ्रेट है, कोई पास्ट एम्प्लॉय है तो थ्रेट है। थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे, जैसे शेयर्स बिकवा दो, शेयर्स कम कर दो, ज्यादा सुपरविजन लगा दो, एलिमिनेट या रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर नहीं है सक्सेसफुल तो शायद असाइनमेंट छोड़ना पड़ सके, फर्म को बताना पड़ेगा कि मैं एथिक्स और इंडिपेंडेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं और मुझे लगता है कि ये असाइनमेंट या तो विड्रॉ कर दे या फिर मुझे बदल दो, ठीक है। तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एल फॉर लीडर को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना जिम्मेदारी है उसकी। पहले थ्रेट्स निकाल, सेफगार्ड्स लाकर मेंटेन कर, नहीं कर पा रहा है रिपोर्ट कर, विड्रॉ मार दे। दोस्तों ऐसे मुद्दों को ही ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड याद रखने जाओगे तो नहीं होगा, वर्ड टू वर्ड याद रखने जाओगे तो नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें आप एसक्यूसी की भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सिमिलर ही तो बातें हैं, क्योंकि सिमिलर बातें हैं दोस्तों, सिमिलर थिंग्स आर देयर। आइए, ठीक है, आइए एक्सेप्टेंस एंड, फिर वापस एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस का काम अच्छे से करे, ताकि ऑडिट की क्वालिटी बरकरार रहे, लॉ वर्क शुड बी एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशंस और रिपोर्ट रिलायबल बने। इसलिए उसको 3 एरिया में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, एक इंटीग्रिटी के बारे में, एक खुद के कॉम्पिटेंस के बारे में, एक खुद एथिकल इंडिपेंडेंट रह पाएंगे ना। उसके अलावा सिग्निफिकेंट मैटर्स, पिछले साल के करंट ईयर के जितने बड़े मुद्दे, और सोचना पड़ेगा इससे इंटीग्रिटी को लेकर कोई मुद्दा है क्या, अपने कॉम्पिटेंस को लेकर कोई मुद्दा है क्या, एथिक्स को लेकर कोई मुद्दा है क्या। कॉपी पेस्ट रिपीट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि एक अच्छी टीम बनाए, एक अच्छी टीम बनाए, एक एडिक्वेट टीम बनाए, एक अप्रोप्रिएट टीम बनाए ऑडिट करने के लिए, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी है, ताकि काम लॉ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से और रिपोर्ट अच्छी बने। टीम ऐसी हो कि वो एडिक्वेट हो, कॉम्पिटेंट हो, कैपेबल हो, कमिटमेंट से काम करने वाली, कॉपी पेस्ट रिपीट है, कॉम्पिटेंट हो, कैपेबल हो, कमिटमेंट से काम करने वाली हो। एसक्यूसी 1 में भी यही पढ़ा था दोस्तों, बता रहा हूं ना, एसक्यूसी 1 की बातें लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अच्छा हो, ताकि काम वापस सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, लॉ रूल्स रेगुलेशन, अरे भाई रिपीटेशन बहुत है, उसको इंश्योर करना है कि टीम को डायरेक्शन मिल रहा है ना, जब वो ऑडिट करने जा रहे हैं, जब वो काम करे तो सुपरविजन हो रहा है ना, काम खत्म होने का रिव्यू हो रहा है ना, जब वो अटक जाए तो कंसल्टेशन हो रहा है ना। फिर EQCR पे बात करनी है, ठीक है, EQCR पे बात करनी है, लेसन EQCR पे बात करनी है। EQCR पे 4 बातें ये, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है EQCR करवाना। EQCR मैंडेटरी लिस्टेड कंपनीज में, बाकी जगह मैंडेटरी होता है एज पर द क्राइटेरिया सेट बाय द फर्म, जो भी क्राइटेरिया सेट किया होगा। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि एक अच्छे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करें। अपॉइंट करने हैं उसको सारे ऑडिट के सिग्निफिकेंट मैटर्स, सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट, सारे सिग्निफिकेंट मैटर बताए, ऑडिट में क्या क्या हुआ, सिग्निफिकेंट रिस्क कहां मिली, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहां पे मिली, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां मिला, रिपोर्ट में क्या है, सब डिस्कस करे उससे कि भाई सब बराबर है ना, एक बार तू देख ले। जब वो बोल दे एकदम सही है, उसके बाद ही रिपोर्ट साइन करे। जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खो नहीं जाता, ठीक है, तब तक साइन नहीं करना है। उसके बाद ही डेटिंग ऑडिट रिपोर्ट मतलब साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। साल सिंपल बात है भाई, तेरी जिम्मेदारी है रिव्यू करवाना, यहाँ पे मैंडेटरी अपॉइंटमेंट तू करेगा, सारे मुद्दे तू ही समझाएगा, और वो होने के बाद ही साइनिंग होगी। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में DSR वाला मुद्दा होता है, EQCR वाला मुद्दा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पढ़कर है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला मुद्दा, ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे तो उसको रिजॉल्व करवाना भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी, एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। दोस्तों आखिरी में मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग का मतलब बताइए।
मॉनिटरिंग का मतलब बताइए। मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग के अंदर हम इवैल्यूएट करते हैं कि फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है, वो एडिक्वेट है ना, अप्रोप्रिएट है ना, वो इंश्योर कर पा रहे हैं ना कि क्वालिटी ऑडिट हो रहा है। वो इंश्योर कर पा रहे हैं ना, वो इंश्योर कर पा रहे हैं ना कि क्वालिटी ऑडिट हो रहा है। अब एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि जब भी मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स आते हैं उसको पढ़े, उसको समझे कि फर्म के सिस्टम कौन से एरिया में, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, कौन से एरिया में, कौन से इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी में अच्छे हैं, कहाँ पे कमजोर है, कौन से इंडस्ट्री में कमजोर है। उस रिजल्ट्स को अच्छे स्टडी करे, जहां जहां पे कमजोर है वहां पे और केयरफुल रहे और अपने हिसाब से और ज्यादा काम करे। तो मॉनिटरिंग का मतलब समझाओ, उसकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स, फर्म लेवल पे जो मॉनिटरिंग होती है उसके रिजल्ट्स को स्टडी करना, ठीक है, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी, अपने असाइनमेंट की स्ट्रेटेजी को तय करना। आई होप आपकी में क्लैरिटी। डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ता है? ईसीसी, जितने भी एथिक्स और इंडिपेंडेंस के इश्यूज, एथिक्स और इंडिपेंडेंस के कितने इश्यूज थे, कैसे उस पर डिस्कशन हुआ, क्या सेफगार्ड लगाए, कैसे एथिक्स को और इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया गया, डॉक्यूमेंट करो। क्लाइंट क्लाइंट को कैसे सोच समझ के एक्सेप्ट किया गया, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के बारे में, क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके बारे में आप उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करो। कंसल्टेशन आपने कब लिए, किससे लिए, वो फॉलो किए कि नहीं, डॉक्यूमेंट करो। ईसीसी, एथिक्स एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करो। क्लाइंट रिलेशनशिप आपने कैसे एक्सेप्ट किया उसके बारे में डॉक्यूमेंट करो। कंसल्टेशन के बारे में डॉक्यूमेंट करो। दोस्तों थोड़ा सा आज हमारा ज्यादा था, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि हमको आज का टारगेट पूरा करना था। ठीक है, आई होप यू लव्ड इट, एंजॉयड इट। प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर 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 डालना। आपका प्यार मिलता है तो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। आई लव इट, आई एंजॉय इट। ठीक है, बाय बाय।